हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफिकल थॉट की जो मैराथन है उसको हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था। और लास्ट क्लास में प्राइमरली हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था जो भी हमारे अलग अलग पैराडिम है। पैराडिम का जो आइडिया है ये कोहन ने दिया था, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया कि जो हमारे ज्योग्राफिकल थॉट में अलग अलग पैराडिम देखने को मिलते हैं, जैसे पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म और इसके अलावा जो पोस्ट मॉडर्निज्म का आइडिया था। इसके अलावा हम लोगों ने स्ट्रक्चरलिज्म और जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का भी जो आइडिया है, इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो भी कंसेप्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उसी की हम लोग डिटेलिंग भी करेंगे और साथ ही साथ में इससे रिलेटेड जो ज्योग्राफर्स के आइडियाज़ हैं उनको भी वन बाय वन करके थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आने वाले जो अभी कंटेंट होंगे, जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसमें आपको दो चीज़ों के ऊपर में फोकस करना है। एक, जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा जो इससे रिलेटेड ज्योग्राफर्स के आइडियाज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए और जो स्टेट पीसीएस के ऑप्शनल्स हैं उनके लिए भी रेलिवेंट है। तो जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उस डिस्कशन को बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर जो भी डायग्राम, फ्लो चार्ट या फिर जो भी आइडियाज़ डिस्कस किए जा रहे हैं, सारे आप अपने आंसर राइटिंग के दौरान में इसको लिख सकते हैं। और जो यूजीसी के लोग हैं या जो प्रीलिम्स के लिए, जो जीडीसी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली करके यहीं से पूछे जाते हैं। जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इस डिस्कशन के बियॉन्ड कुछ भी आपको और करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। अब हम लोग जरा चलते हैं और डिस्कशन करना जरा शुरू करते हैं। अब इस डिस्कशन में हम लोग, हमारा जो आइडिया है वो एरियल डिफरेंशिएशन के बारे में जरा बात करते हैं। एरियल डिफरेंशिएशन का जो आइडिया है ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यह आइडिया हार्टशॉन के द्वारा दिया गया था। हार्टशॉन का जो आइडिया दिया गया है 1939 में, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है नेचर ऑफ ज्योग्राफी। इस नेचर ऑफ ज्योग्राफी पे हम लोगों ने ये देखा कि हार्टशॉन ने अपना आइडिया दिया था। यह हार्टशॉन का जो आइडिया था ये प्राइमरली इन्फ्लुएंस था किस चीज़ से? ये इन्फ्लुएंस था कोरोलॉजी कंसेप्ट के साथ में। अब ये जो कोरोलॉजी कंसेप्ट है ये दिया गया था कांत और हेटनर के द्वारा। अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि अगर कोरोलॉजी टर्म के बारे में अगर पूछा जाए तो आपने किसका नाम लेना है? आपने नाम लेना है हेटनर का। हेटनर ही थे जिन्होंने कोरोलॉजी टर्म के बारे में बात किया था। कोरोलॉजी टर्म की जो आइडियाज़ है उसके बारे में बात किया हुआ था। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं कि जो कांत का आइडिया है, कांतियन आइडियोलॉजी प्राइमरली बात करती है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शनलिज्म के ऊपर में। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शनलिज्म है ये प्राइमरली बात करता है नीश, यानी कि जो यूनिक एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर में। और वहीं दूसरी ओर अगर हम हेटनर के बारे में बात करें तो हेटनर यहाँ पर साइंटिफिक स्टडी के बारे में बात करते हैं। हेटनर ने भी इडियोग्राफी टर्म दिया था जिसका मतलब होता है जो यूनिक एलिमेंट्स की स्टडी की जाती है, जो उसकी यूनिकनेस होती है, जो नीश होती है, उसके बारे में। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपको आंसर राइटिंग करना होगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोरोलॉजी कंसेप्ट में, जो कोरोलॉजी कंसेप्ट है जो हमारे कांत और जो हमारे हेटनर के द्वारा दिया गया है, इन्हीं लोगों से इन्फ्लुएंस होकर के हमें हार्टशॉन का आइडिया देखने को मिलता है। और ये जो हार्टशॉन का आइडिया है 1939 में नेचर ऑफ ज्योग्राफी बुक में इन्होंने इसके बारे में मेंशन करके रखा हुआ था। अब हम अगर इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर एरियल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन दी गई है कि कोई सा भी रीजन पृथ्वी पर, अर्थ पर कोई एरिया या कोई जोन है और अगर मान लेते हैं वो अपने आप में यूनिक है और यूनिकनेस उसके फिजिकल और ह्यूमन एस्पेक्ट दोनों ही को लेकर के ही इंटीग्रेट करके फिर यहाँ पर देखी जा रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरियल डिफरेंशिएशन। इस एरियल डिफरेंशिएशन का जो कोर आइडिया है वो फोकस करता है जो रीजन की डिस्टिंक्टनेस है, यानी उसकी जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी इसकी जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शनलिज्म है, इसके ऊपर में ये फोकस करता है। इसके की प्रोपोनेंट के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा। एक तो हमारे जो इमैनुअल कांत हो गए, इसके अलावा हेटनर हो गए, और मेन तो हार्टशॉन के द्वारा ये आइडिया दिया ही गया था। इन लोगों को फॉलो करते हुए फिर हमें कार्ल सावर का आइडिया और विडाल डे ला ब्लास का भी आइडिया देखने को मिल जाता है। ये ध्यान रखिएगा, हार्टशॉन का जो आइडिया है इसी से इन्फ्लुएंस होते थे विडाल डे ला ब्लास, और विडाल डे ला ब्लास से इन्फ्लुएंस हुए थे कार्ल सावर। इसके फिलोसॉफिकल बेस अगेन इडियोग्राफी में ही निहित है। इडियोग्राफी जो कि हेटनर के द्वारा ये टर्म दिया गया था और जिसका मतलब होता है यूनिक प्लेसेस की डिस्क्रिप्शन के बारे में बताना। इसका जो एरिया था, अगेन जो टाइम पीरियड है वो 1939 यानी 1930 से 1950 के बीच में हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा 1939 में इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था नेचर ऑफ ज्योग्राफी, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब जरा इसके आगे की कहानी को देखें तो इनका मेन फोकस था किसी भी एक एरिया के बारे में स्टडी करना और इस बात को ये देखना कि कैसे एक एरिया दूसरे एरिया के साथ में कैसे ये डिफरेंट हो जा रही है। जब हम यहाँ पर डिफरेंस के बारे में या फिर एरिया की स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग फिजिकल और ह्यूमन एट्रीब्यूट दोनों के ही बारे में बात कर रहे हैं।
अब चूंकि ह्यूमन एट्रीब्यूट जो है वो एक कल्चर के फॉर्मेट में होता है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने प्राइमरली जो फोकस किया है वो कल्चर के ऊपर में ही ज़्यादा किया है। यहाँ पर जो मेथोडोलॉजी यूज़ की जा रही है वो है रीजनल सिंथेसिस, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस और कोरोलॉजिकल अप्रोच। मेरे हिसाब से ये सारे टर्म के बारे में और इसका जो मतलब है वो आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसका जो फेमस कोटेशन है वो ये है कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एक्सप्लेनेशन है। इसकी एप्लीकेशन हम लोगों को रीजनल सिंथेसिस में देखने को मिल जाती है। अब ये जो रीजनल सिंथेसिस है वो अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे रीजनल प्लानिंग हो गई, लैंडस्केप की स्टडी हो गई, या फिर कल्चरल ज्योग्राफी हो गया, या फिर जो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है, ये सारे आइडियाज़ हम लोगों को रिचर्ड हार्टशॉन के ही आइडिया से इंस्पायर्ड होते हुए देखने को मिल जाते हैं। हालांकि इनका कई सारा क्रिटिसिज्म भी है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि शेफर ने इसी वक्त पर अपना एक नया आइडिया दिया था। ये जो शेफर का आइडिया था, अगेन इनकी बुक थी एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया ही हुआ था कि एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी में यहाँ पर इन्होंने बात किया था, हार्टशॉन को ही क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा कि देखो, किसी भी एरिया की जो हम स्टडी कर रहे हैं, आप साइंटिफिक स्टडी उस एरिया के बारे में अगर करोगे तो उससे केवल और केवल आप ये जान पाओगे कि उस रीजन में क्या हो रहा है। लेकिन ज्योग्राफी का जो मेन मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो इवेंट कहाँ कहाँ पर और हो रहा है, ताकि हम कहीं पर एक जगह पर जानकारी रख लेंगे तो वैसा इवेंट अगर कहीं दूसरी जगह पर होगा तो हमारे पास में प्रायर नॉलेज, प्रायर एक्सपीरियंस रहेगा, जिसको हम इस्तेमाल करके उसका बेटर सोल्यूशन या बेटर उसका इंतजाम हम लोग कर सकते हैं, हम लोग उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। और इसी आइडिया को कहा गया था स्पेशियल इंटरैक्शन का आइडिया। अब ये जो स्पेशल इंटरैक्शन का आइडिया है, ये इंटरैक्शन का आइडिया जो कि शेफर के द्वारा दिया गया था, इसी आइडिया के बेसिस पर इन एरियल डिफरेंशिएशन को चैलेंज किया गया था। यहाँ पर बोला गया कि देखो, ऐसा है, जो एरियल डिफरेंशिएशन है उसमें हमें जनरलाइजेशन का या थ्योरी बिल्डअप करने का कोई भी हमें तरीका नहीं पता चल पाता है। मतलब यहाँ पर केवल और केवल उस रीजन के जो इवेंट्स होने वाले जो इवेंट्स हैं, केवल और केवल उसकी स्टडी देखने को मिल रही है। हमें कहीं पर भी ये नहीं देखने को मिल रहा है कि वो जो स्टडी की जा रही है उसका जनरलाइजेशन यानी कि पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से स्प्रेड देखने को मिल रही है, या फिर सेम टाइप ऑफ जो इवेंट है वो और कहाँ पर पॉसिबली हो सकता है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन पर बेस्ड है, यानी कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शनलिज्म का आइडिया है, ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शनलिज्म के आइडिया पर बेस्ड था। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो स्पेशल प्रोसेस होती है, यानी जो पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर किस तरीके की इवेंट्स हो रही हैं उनके बारे में अगर स्टडी करने को लेकर के बात करें तो इसके बारे में यहाँ पर ये बात नहीं करता। एंड दैट इज़ वाई हम लोग ये कहते हैं कि ये जो हार्टशॉन का आइडिया एरियल डिफरेंशिएशन, ये हमारा स्पेशल प्रोसेस को फेल हो जाता है। इसके रिएक्शन के तौर पर हमें शेफर का आइडिया देखने को मिलता है, और शेफर का जो आइडिया था, इसी आइडिया पर बेस्ड हमें फिर क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का आइडिया देखने को मिल जाता है। ये जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का आइडिया है, दिस इज मोर फेवर्ड टुवर्ड्स नोमोथेटिक आइडिया, यानी कि एक नॉर्म बेस्ड, यानी कि लॉ मेकिंग यहाँ पर की जा रही थी। नॉर्म बेस्ड स्टडी क्या होती है, ये ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं जो लॉ मेकिंग होती है, यानी कि किसी न किसी नियम के हिसाब से जब कोई चीज़ होती है तो उसको हम लोग नॉर्मेटिव स्टडी बोलते हैं। और यहाँ पर प्राइमरली इसका अगर हम लोग मॉडर्न रिलेवेंस को देखेंगे तो रीजनल साइंस हो गया, स्पेशल साइंस हो गया, GIS हो गया, या जो कल्चरल लैंडस्केप का जो आइडिया है, ये सारा आइडिया हमें एरियल डिफरेंशिएशन के आइडिया से ही इंस्पायर्ड देखने को मिल जाता है। हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारा एरियल डिफरेंशिएशन का आइडिया है, ये दिया तो गया था हार्टशॉन के द्वारा, लेकिन ये प्राइमरली इन्फ्लुएंस था हेटनर के आइडिया से। हेटनर ने, जो कि कोरोलॉजी के टर्म को इन्होंने प्रमोट किया था, इन्होंने स्टडी ऑफ रीजन और उनके जो रिलेशनशिप्स हैं उसके बारे में इन्होंने बात किया हुआ था। हेटनर के ही आइडिया से इंस्पायर होकर के हार्टशॉन ने फिर एक फॉर्मल कंसेप्ट दिया था जिसको हम लोग एरियल डिफरेंशिएशन का आइडिया बोलते हैं। अब इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कांत का आइडिया था, कांत के आइडिया से इंस्पायर हुए थे जो हेटनर का आइडिया है, हेटनर के आइडिया से इंस्पायर हुए थे हार्टशॉन का आइडिया हो गया। हार्टशॉन का जो आइडिया है ये इंस्पायर किया था किसको, विडाल डे ला ब्लास को। विडाल के आइडिया से इंस्पायर होकर के फिर कार्ल सावर का आइडिया हमें देखने को मिल जाता है जो कि रीजनल साइंस के बारे में बात करता है। हम यहाँ पर कांत के आइडिया के बारे में अगर बात करें तो कांत का आइडिया जो है ये प्राइमरली बात करता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शनलिज्म के ऊपर में। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शनलिज्म के ऊपर में। हेटनर का जो आइडिया है ये कोरोलॉजी के बारे में बात करता है, इडियोग्राफी के बारे में बात करता है। हार्टशॉन का जो आइडिया है ये एरियल डिफरेंशिएशन के ऊपर में बात करता है। विडाल डे ला ब्लास का जो आइडिया है ये पेज स्केल के बारे में बात करता है और जनरे दे वाया के बारे में बातें करता है। दिस इज जनरा दे वाया के बारे में। कार्ल सावर का जो आइडिया है ये कल्चरल लैंडस्केप के बारे में बात करता है। दिस इज कल्चरल लैंडस्केप का आइडिया हो गया। तो ये पूरा जो आइडिया है किस तरीके से किसने एक दूसरे को यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया। अगला जो आइडिया है वो है हमारा रीजनल सिंथेसिस का आइडिया। अब देखो, ये जो रीजनल सिंथेसिस का आइडिया है इसके लिए एक जोग्राफर हैं जिनका नाम है इसार्ड का आइडिया। दिस इज इसार्ड।
इसार्ड का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग इसार्ड को बोलते हैं ही इज़ द फादर ऑफ रीजनल साइंस, फादर ऑफ रीजनल साइंस। ये ऑलरेडी आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। ये हमारा इसार्ड को बोला जाता है फादर ऑफ रीजनल साइंस। अब ये जो रीजनल साइंस का आइडिया ये होता क्या है, या फिर रीजनल सिंथेसिस का मतलब होता क्या है? रीजनल सिंथेसिस का मतलब होता है किसी भी रीजन की सिंथेसिस करना, यानी किसी भी रीजन की फॉर्मेशन करना। मान लेते हैं कोई एक नया कल्चर, दो कल्चर आपस में मान लो मिलते हैं, ये मान लो दो कल्चर अलग अलग मिल रहे हैं, तो यहाँ पर एक कल्चर ऐसा डेवलप होगा जो दोनों का ब्लेंड रहेगा, दोनों का अलग तरीके से, मतलब दोनों का एक मिक्स स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट में इकोटोन के बारे में, सेम वैसे ही ये भी एक ऐसा जोन रहेगा जहाँ पर हमें मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर देखने को मिलेंगे, जो दोनों में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी देखने को मिल जाएगा। ये जो आइडिया होता है, जो नया एक एरिया बन गया है, जो इकोटोन बन गया है, इसके डेवलपमेंट को ही हम लोग बोलेंगे रीजनल सिंथेसिस। ये हमारा एक तरीके का रीजनल सिंथेसिस हो गया। कहने का मतलब जब कोई नया कल्चर या कोई नया एकदम से आइडिया निकल करके आता है, कोई नया रीजन डेवलप होता है, तो उस नए रीजन के डेवलपमेंट होने के तरीके या जो प्रोसीजर होती है उसी को हम लोग बोलते हैं रीजनल सिंथेसिस। अब इसके डेफिनेशन के बारे में अगर देखोगे तो रीजनल सिंथेसिस जो है वो एक तरीके का फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के फिनोमिना जो होने वाली जो एक्टिविटीज़ है उसका इंटीग्रेशन होती है। एंड दिस इज टू अंडरस्टैंड द होलिस्टिक करेक्टर ऑफ ए रीजन। उस रीजन के पूरे कैरेक्टर को अगर आपको देखना है तो फिर आप रीजनल सिंथेसिस को देख लीजिए, यानी कि उसकी बनावट, उसका जो डेवलपमेंट हुआ है, उसकी जो मतलब एक तरीके से प्रोसीजर हुई है, मैकेनिज्म जो हुआ है, उसको आप देख लीजिए। इसके कोर आइडियाज़ के बारे में अगर बात करें तो कोर आइडिया सेम वही है कि यहाँ पर भी जितने भी डाइवर्स ज्योग्राफिकल फैक्टर होते हैं, जैसे जब हम इकोटोन के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो डाइवर्स ज्योग्राफिकल फैक्टर होता है, ये डाइवर्स ज्योग्राफिकल फैक्टर हम लोगों को देखने को मिल जाता है कि इस रीजन की जो फंक्शनिंग होती है और उसके बीच में जो इंटर रिलेटेड यूनिट होती है, वो इंटर रिलेटेड यूनिट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर उसके फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे कल्चर को लेकर के होता है। ये पूरे आइडियाज़ हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ये सारा आइडिया यहाँ पर निकल करके आ जाता है। इसके फिलोसॉफिकल बेसिस के बारे में अगर बात किया जाए तो देखो, फिलोसॉफिकल बेसिस अगेन हमारा कहाँ पर, चूँकि रीजनल सिंथेसिस है तो ये रीजनल सिंथेसिस इंस्पायर्ड किससे हुआ है? ये इंस्पायर्ड हुआ है इसी एरियल डिफरेंशिएशन के ही आइडिया से। अब एरियल डिफरेंशिएशन में हमें इडियोग्राफिक अप्रोच और हॉलिस्टिक अप्रोच देखने को मिलती है, तो वही सेम यहाँ पर भी हमें यूनिकनेस का एक सिस्टमैटिक इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, जो कि हार्ट्शोन का ही जो एरियल डिफरेंशिएशन है, इसी एरियल डिफरेंशिएशन के ही बेसिस पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी सेम वही प्रोपोनेंट्स रहेंगे जो जोग्राफर्स हैं, जैसे हेटनर का आइडिया हो गया, हार्ट्शोन का आइडिया हो गया, विडाल का आइडिया हो गया, पॉल, या फिर इसी तरीके से हमारे कार्ल सावर का आइडिया हो गया। ये वही लोग हैं जो सारे के सारे रीजनल सिंथेसिस, मतलब कि वही लोग हैं जिन्होंने एरियल डिफरेंशिएशन के बारे में भी बातें की हुई हैं। मेथडोलॉजी के बारे में बात करें तो मेथडोलॉजी देखिए सेम वही है, कोरोलॉजिकल मेथड हो गया, रीजनल इन्वेंटरी हो गई, कोरिलेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। अब इसके स्टेप्स हैं, देखो ये जो स्टेप्स हैं मैं कहूँगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे आप प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए देख रहे हो या फिर मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, दोनों ही एस्पेक्ट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिएगा इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो भी नेचुरल या फिर कल्चरल एलिमेंट के बारे में हम लोग देख रहे हैं, मतलब जिस भी रीजन को आप स्टडी कर रहे हैं, वेदर यू आर स्टडिंग द कल्चरल रीजन या फिर जो नेचुरल रीजन है, पहले हम उसकी जो एलिमेंट्स होती हैं उसकी हम इन्वेंट्री बना लेते हैं, फिर इसके बाद से उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है, और फिर इसके बाद से कोरिलेशन और एनालिसिस होती है, और लास्ट में फिर इंटीग्रेशन और सिंथेसिस की जाती है। ये जो लास्ट के दो पार्ट हैं ये सुपर इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आ सकता है, तो इसकी जो इवेंट्स हैपनिंग है वो जरा इवेंट हैपनिंग आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। यानी सबसे पहले क्या किया जा रहा है, सबसे पहले यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट को यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है। फिर इसके बाद से देखा जा रहा है इन एलिमेंट की आपस में क्या कोरिलेशन है, आपस में किस तरीके से एक दूसरे के साथ में रिलेट हो रहे हैं। फिर इसके बाद से इस कोरिलेशन के बाद इसकी एनालिसिस की जाती है, तो एनालिसिस करने के बाद में फिर इसको इंटीग्रेट किया जाता है, और इंटीग्रेट करने के बाद में फिर सिंथेसिस हो जाती है, दिस इज सिंथेसिस। तो ये जो एलिमेंट यहाँ पर ये सीक्वेंसिंग है, इस सीक्वेंसिंग को जरा आपको ध्यान रखना है। देखो वैसे तो लगेगा कि बहुत ही कॉमन सा है, लगेगा कि बहुत ही जनरल सा है, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो फिर वहाँ पर कन्फ्यूज़न का स्टेट बन जाता है, और इसलिए आप इसको जो सीक्वेंसिंग है, इस सीक्वेंसिंग को आप लोग ध्यान रखेंगे, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है।
अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर बात करें तो देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सबसे पहले तो जितने भी एलिमेंट यहाँ पर इस रीजन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी पहले स्टडी कर लेना। इसके अलावा जो भी इनके बीच में आपस में इंटर रिलेशन है उसके स्पेशल पैटर्न को स्टडी कर लेना, और फिर टाइपोलॉजी ऑफ द रीजन यानी किस टाइप का है, किस क्षेत्र को लेकर के है, उसके बारे में फिर यहाँ पर स्टडी कर लेना। इसका काम क्या है? इसका काम बहुत ही सिंपल है कि हम यहाँ पर इसको यूज़ कर लेते हैं रीजनल प्लानिंग के नाम पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पर, कल्चरल लैंडस्केप के एनालिसिस के नाम पर। यहाँ पर जो एरियल डिफरेंशिएशन के नाम साथ इसका जो रिलेशन है हम लोग उसको बोल सकते हैं, इसकी जो रिलेशन है वो एरियल डिफरेंशिएशन के फाउंडेशनल स्टडी पर है। जैसे यहाँ पर जो एरियल डिफरेंशिएशन है प्राइमरली वो बात करता है डिस्क्रिप्टिव टू इंटीग्रेशन अप्रोच, कि हमें डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस मुझे मिल जाएगी एरियल डिफरेंशिएशन से, लेकिन जब हम रीजनल सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ एलिमेंट्स की इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर कहानी यही है कि हमें डिस्क्रिप्शन से इंटीग्रेशन की तरफ जाना होता है। आगे अगर देखें तो हम लोग इसके क्रिटिसिज्म के बारे में भी बात कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म एग्जैक्टली वैसा ही कुछ रहेगा जो हमें एरियल डिफरेंशिएशन में देखने को मिला था। जैसे it can be subjective also in the delineation and the integration, और it often lack predictive power। चूंकि यहाँ पर हम केवल और केवल उस रीजन की स्टडी कर रहे हैं, उस एरिया के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की हमें प्रिडिक्टिव नेचर देखने को नहीं मिलती है। इसकी मॉडर्न रिलेवेंस अगेन वही है कि रीजनल प्लानिंग में, जोनिंग में, या इको रीजन या फिर अप्लाइड ज्योग्राफी जो होती है वहाँ पर। जोग्राफर्स के नाम पर तो हम लोगों ने एक तो यही बात कर लिया कि जो हमारा इसार्ड का आइडिया है, तो इसार्ड को हम लोग बोलते हैं जो फादर ऑफ रीजनल साइंस है। तो रीजनल साइंस के लिए आप लोग ध्यान रखें, रीजनल ज्योग्राफी नहीं है, ये है रीजनल साइंस। रीजनल साइंस के लिए, रीजनल ज्योग्राफी के लिए कौन है? कार्ल सावर है। तो कार्ल सावर को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी के जो फादर हैं वो कार्ल सावर को बोला जाता है। इनका भी आइडिया सेम वही होगा, हेटनर के आइडिया से ही इंस्पायर्ड होगा पहले कोरोलॉजी का आइडिया, और इस कोरोलॉजी के आइडिया से हमें रिचर्ड हार्टशॉन का जो एरियल डिफरेंशिएशन का आइडिया है, इस एरियल डिफरेंशिएशन के आइडिया को देखने को मिलेगा। और फिर इसके बाद से रीजनल सिंथेसिस हमें विडाल डे लाब्लाश के आइडिया में जो जनरल दे वाया में हुआ था, पेज स्केल पे हुआ था, या कार्ल सावर का जो कल्चरल लैंडस्केप का आइडिया है, ये आइडिया देखने को मिल जाता है। अब जरा हम लोग आखिर में कंपेयर कर लेते हैं कि हमारा जो एरियल डिफरेंशिएशन है और जो हमारा रीजनल सिंथेसिस है, इन दोनों में कंपैरिजन क्या है, डिफरेंसेस क्या है। देखो हम लोग जब एरियल डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं तो ये यूनिकनेस यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शनलिज्म के बारे में बात करता है। लेकिन जब रीजनल सिंथेसिस में आते हैं तो प्राइमरली यहाँ पर एलिमेंट्स का, उस रीजन में होने वाले जितने भी एलिमेंट है हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं। हमारा जो एरियल डिफरेंशिएशन है वो जो हमारी हेटनर का आइडिया है, हेटनर के इडियोग्राफी अप्रोच पर बात करता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शनलिज्म वही यूनिकनेस के बारे में बात करता है। लेकिन जो हमारा रीजनल स्टडी है ये हॉलिस्टिक अप्रोच की तरफ में बात करता है। हॉलिस्टिक मतलब उस रीजन में इन्वॉल्व होने वाले जितने भी पैरामीटर्स हैं उनकी हॉलिस्टिक स्टडी करना। आउटकम अगर देखते हैं, एरियल डिफरेंशिएशन रीजन्स को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन वही रीजनल सिंथेसिस जो होती है ये रीजन के अंदर में होने वाले जो फंक्शंस हैं, उसके अंदर में होने वाली जो गतिविधियां हैं उसको स्टडी करती हैं। लास्ट में एरिया डिफरेंशिएशन ये हमारी डिस्क्रिप्टिव इन्वेंटरी होती है, और जो रीजनल सिंथेसिस होती है ये एनालिटिकल या फिर इंटीग्रेटिव होती है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसकी जो स्टेजेस थी, उन स्टेजेस के ही बारे में आपको ध्यान रखना। ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। एक बार जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में भी एक बार आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हाँ आपको याद हो गया है अगर तो। अब हमारे पास अगला एक कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटलिज्म। ध्यान से सुनना, हम लोगों ने जब डिस्कशन किया था डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के आइडिया को लेकर के, सो हम लोगों ने डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म में ये देखा था कि डिटर्मिनिज्म और जो पॉसिबिलिज्म का जो आइडिया था ये प्राइमरली एक डिबेट के तौर पर चल रहा था, और यहाँ पर एक डाइकॉटमी स्टैब्लिश होकर के रखी हुई थी कि दोनों में आखिर में क्या चीज़ें होती हैं। इस डाइकॉटमी का हमें एक मतलब कह लो कि इमीडिएट सॉल्यूशन तो नहीं कह सकते, लेकिन इमीडिएट चेंजिंग स्कोप देखने को मिला था। रेडजल का जो आइडिया था, रेडजल का आइडिया आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने न्यू डिटर्मिनिज्म के बारे में बात किया था। अब ये जो न्यू डिटर्मिनिज्म का आइडिया है ये प्राइमरली बात करता है हमारे चेंजिंग नेचर के या चेंजिंग पर्सपेक्टिव को लेकर के। इसी आइडिया को फिर लेकर के आगे एलन चर्चिल, सैंपल हो गए, हंटिंगटन हो गए, इन लोगों ने अपने आइडियाज़ दिए थे। लेकिन प्राइमरली एक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रिफिथ टेलर का आइडिया। ग्रिफिथ टेलर के आइडिया में हम लोगों ने स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के बारे में बात किया था, हम लोगों ने प्रैग्मेटिक जो डिटर्मिनिज्म है उसके बारे में बात किया था, और हम लोगों ने न्यू डिटर्मिनिज्म का जो आइडिया है इसके बारे में भी बात किया था।
अब देखिए समय के साथ में हमारे पास में अलग अलग जोग्राफर्स आइडिया देखने को मिले थे। जैसे हम लोगों ने टेथम का आइडिया हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो हमारा प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म का आइडिया था। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोगों ने OH स्पेड के आइडिया के बारे में भी बात किया था, जो हमारे प्रोबेबिलिज्म के आइडिया के बारे में बात करता है। इसके अलावा एक और आइडिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटलिज्म। अब ये जो इन्वायरमेंटलिज्म का आइडिया है, ये एक तरीके से रीजनल सिंथेसिस का ही आइडिया है। यहाँ पर इन्वायरमेंटलिज्म का जो आइडिया है प्राइमरली वो एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच पर निर्भर करता है, जहाँ पर जो भी फिजिकल एलिमेंट्स हैं उनकी जो चेंजिंग ह्यूमन लाइफ है उसके ऊपर में कैसे इम्पैक्ट डाल रही है, या जो सोशल डेवलपमेंट है उसमें ये जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रही है, उसके बारे में बातें होती हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हम लोग आज की डेट में बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन हो रही है। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या आखिर में ह्यूमन लाइफ पर या ह्यूमन कल्चर पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, ये हमारा इन्वायरमेंटलिज्म का आइडिया हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से ओजोन होल, ये भी हमारा ह्यूमन लाइफ पर क्या प्रभाव डाल रहा है, या फिर किस तरीके से हमारी जो सोशल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रही है। क्लाइमेट चेंज हो गया, सी लेवल राइज हो गया, और न जाने कितने तरीके के जो हमारे इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, या जो फिजिकल इन्वायरमेंट है ये चेंज हो रहा है, ये कैसे ह्यूमन लाइफ के ऊपर में इम्पैक्ट डाल रही है, और ह्यूमन लाइफ किस तरीके से ये सिंक करके बैठी हुई है, एडजस्ट करके बैठी हुई है, यानी नेचर के साथ में अपना सर्वाइवल किस तरीके से कर रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटलिज्म का आइडिया। अब यहाँ पर जो इन्वायरमेंटलिज्म का बेसिक आइडिया है वो यही बोलता है कि नेचर किस तरीके से मैन को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ये कल्चर, इकोनॉमी या जो सोशल प्रोग्रेस है इन सभी को कंट्रोल कर रहा है। इसकी फिलोसॉफिकल बेस अगर आप देखेंगे तो फाउंडेशन अगेन डिटर्मिनिस्टिक आइडिया, जो डार्विन का प्रिंसिपल है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ये फोकस करता है इन्वायरमेंट कैसे ह्यूमन एक्शन को ही मतलब एक तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। इसका जो डेवलपमेंट है वो लेट 1930s या फिर अर्ली जो है 20th सेंचुरी से देखने को मिल जाता है। जैसे हम लोग 1972 में बात करते हैं, पहली बार स्टॉकहोम समिट हुई थी जहां पर हम लोगों ने इन्वायरमेंट के कंडीशन पर बात किया था। फिर इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़े थे, 1987 में डेवलपमेंट होती है, और फिर 1992 के बाद से तो खैर डेवलपमेंट हमें देखने को मिल ही जाती है। ये वही आइडिया है कि हमारा 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के बीच में डेवलपमेंट देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर जो इसके की प्रोपाउंडर हैं वो है रैटज़ेल का आइडिया। हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया नियो डिटर्मिनिज्म का जो आइडिया है, रैटज़ेल ने अपना आइडिया दिया था। एलन चर्चिल सैंपल हो गई, या फिर जो हंटिंगटन का आइडिया है। इसकी जो मेथोडोलॉजी अगेन डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जर्वेशनल, इंडक्टिव, और ये सारा आइडिया बेस्ड ऑन द क्लाइमेट एंड फिजिकल फीचर पर बेस्ड देखने को मिल जाती है। मेजर कंसेप्ट के तौर पे हम लोगों ने ऑलरेडी बात करके रखा है। वैसे तो हमारा एक इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हो जाती है, क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म हो जाती है, या फिर जो ज्योग्राफिकल कॉजालिटी होती है वो देखने को मिल जाती है। कई सारे एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं, जैसे सिविलाइजेशन हमेशा नदी के किनारे पर ही क्यों हुआ है, चाहे वो हुआंगहो हो, या फिर हमारी इंडस वैली का हो, गंगा यमुना का हो, या फिर नाइल रिवर का हो, कोई भी सा भी। ये जो हमारा कल्चर डेवलप हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं कल्चरल हेयर्थ का आइडिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कल्चरल हेयर्थ का आइडिया। कल्चरल हेयर्थ का जो आइडिया है हम लोग देखेंगे दुनिया भर में 7 कल्चरल हेयर्थ डेवलप हुए थे, और ये सातों के सातों किसी न किसी नदी के ही किनारे पर हुए थे। ये जो डेवलपमेंट हुई है ये खत्म भी हो सकती है, यानी डिक्लाइन ऑफ सोसाइटी भी हो सकती है ड्यू टू हार्श क्लाइमेट जो हमें आज की डेट में देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा जो टेम्परेट क्लाइमेट होती है दिस इज लीडिंग टू द प्रोग्रेस। और ये जो टेम्परेट क्लाइमेट का आइडिया ये जीन ब्रून्स ने और इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू ने भी बोल रखा है। तो जीन ब्रून्स और मॉन्टेस्क्यू का जो आइडिया है वो इसी से रिलेटेड हो जाता है। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में अगर बात करें तो देखो यहाँ पर अर्ली ह्यूमन जो एंथ्रोपोलॉजी और रीजनल एनालिसिस है ये सारा का सारा हमें इसी इन्वायरमेंटल बेसिस पर ही देखने को मिल जाता है। तमाम क्रिटिसिज्म भी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जैसे सेम वही जो पॉसिबिलिस्टिक आइडियाज़ हैं उन पॉसिबिलिस्टिक आइडिया को ध्यान में रखते हुए हम बोल सकते हैं यहाँ पर ओवर सिंप्लीफाइड कॉज इफेक्ट लॉजिक देखने को मिल रहा है। ह्यूमन एजेंसी को यानी जो टेक्नोलॉजी वगैरह है उसको इग्नोर किया जा रहा है, निगलेक्ट किया जा रहा है, और केवल एथनोसेंट्रिक या रेसिस्ट अप्रोच को ही फॉलो किया गया है। इसके इवोल्यूशन अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिज्म को रिप्लेस करती है, मतलब पॉसिबिलिज्म का जो आइडिया होता है वो प्राइमरली इन्वायरमेंटलिज्म के आइडिया को डायरेक्टली चैलेंज करता है, क्रिटिसाइज करता है। और इनफैक्ट ये जो आइडिया है पॉल विडाल डे लाप्लास के आइडिया में हमें देखने को मिल जाता है, जो कि आगे जा करके प्रोबेबिलिज्म का आइडिया या नियो इन्वायरमेंटलिज्म का आइडिया भी देखने को मिल जाता है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये वही आइडिया है जो हमारे OH स्पेड के द्वारा दिया गया था।
इसके मॉडर्न रिलेवेंस के बारे में अगर देखें तो इसकी वजह से न्यू इन्वायरमेंटलिज्म का आइडिया, सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल, डिजास्टर रिस्क एनालिसिस या फिर जो क्लाइमेट स्टडीज़ है ये सब हमें देखने को मिल जाती है। जोग्राफर तो बहुत ही सिंपल है, जैसे एक हमारे रैट्जेल का आइडिया हो गया जिन्होंने एंथ्रोपोजोग्राफी वॉल्यूम नंबर 2 लिखी थी, जहाँ पर न्यू डिटर्मिनिज्म, नया जो डिटर्मिनिज्म है उसके बारे में बात होती है। एलन चर्चिल सैम्पल जिन्होंने यहाँ पर इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में बात किया था, शी इज़ एन अमेरिकन। एल्सवर्थ हंटिंगटन का आइडिया आ जाएगा जो क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म का आइडिया, इस पर एक आध बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो एक रिपीट होने के चांसेस हमेशा से ही होते हैं। अगर मैं इन्वायरमेंटलिज्म और पॉसिबिलिज्म के आइडिया को आपस में कंपेयर करूं तो कंपैरिजन में मैं ये बोल सकता हूं कि जो इन्वायरमेंटलिज्म का आइडिया है, ये इन्वायरमेंटलिज्म का आइडिया प्राइमरली यहाँ पर बात करता है जो नेचर के डोमिनेशन को लेकर के बातें कर रहा है। नेचर यानी डिटर्मिनिस्टिक आइडिया के बारे में ही यहाँ पर बात कर रहा है। सो डिटर्मिनिस्टिक आइडिया में हम लोगों ने देखा था कि जो नेचर होती है वो डिटरमाइन करती है या डोमिनेट करती है ह्यूमन एक्शन को, लेकिन वही जो पॉसिबिलिज्म होता है इसका जस्ट अपोजिट देखने को मिलता है, जहाँ पर नेचर जो है वो पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है ह्यूमन को और ह्यूमन यहाँ पर एक्शन लेता है। जो इन्वायरमेंटलिज्म का आइडिया है ये पैसिव अप्रोच है, लेकिन वही पॉसिबिलिज्म का जो आइडिया है ये एक्टिव और एडाप्टिव अप्रोच होती है। इन्वायरमेंटलिज्म में जोग्राफर्स जैसे रैट्जेल हो गए, एल्सवर्थ हंटिंगटन हो गए, एलन चर्चिल सैम्पल हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन वही पॉसिबिलिज्म में देखेंगे तो हमारा विडाल डे लाब्लाश हो गए, कार्ल सावर हो गए, स्लूथर हो गए, तमाम लोग, डिमेंजियन हो गए, तमाम लोगों के बारे में, मार्टोन का आइडिया हो गया। इन लोगों के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस लास्ट क्लास में कर रखा है। जोग्राफर के नाम हम लोगों ने बात कर रखे हैं, रट्टा मार करके जाना, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंटलिज्म में आ जाओगे तो ये एथनोसेंट्रिक और डिटर्मिनिस्टिक आइडिया है, जबकि वही जो पॉसिबिलिस्टिक आइडिया है ये इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट को अंडर एस्टिमेट करता है, टेक्नोलॉजी को ओवर एस्टिमेट करता है। हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस किया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि देखो जब हमारा एरियल डिफरेंशिएशन चल रहा था, इस एरियल डिफरेंशिएशन को चैलेंज किया गया था शेफर के स्पेशल इंटरैक्शन के साथ में, और इस स्पेशल इंटरैक्शन के साथ में जब कंपेयर किया गया या फिर जब डोमिनेट किया गया तो अल्टीमेटली जो हमारा स्पेशल इंटरैक्शन है इसी आइडिया ने फिर आगे डेवलप किया था क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन को। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या, दो तीन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 1840s के दौरान में, तो 1840s में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, ये वही समय है जब हमारा पॉजिटिविज्म का आइडिया है, ये पॉजिटिविज्म का आइडिया हमारा डेवलप हुआ था। ये आइडिया दिया गया था ऑगस्ट कॉम के द्वारा। अब देखो जब भी कोई भी नया आइडिया देखने को मिलता है तो उसका इफेक्ट हमेशा 100 ईयर के बाद ही देखने को मिलता है। 1940s के आसपास में आपको इसका इम्पैक्ट, इसका जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखो 1940s के दौरान में अगर आप देखेंगे ये वही समय है जहाँ पर अमेरिका अपनी डोमिनेशन दिखा रहा है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन हो रही हो। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में अमेरिका यहाँ पर डोमिनेट कर रहा था, और इस दौरान में अब 2-3 चीज़ें, एक तो हमारा पॉजिटिविज्म का जो आइडिया है यानी कि जो साइंटिफिक इवोल्यूशन है या साइंटिफिक जो डेवलपमेंट है, एक तो वो हमें देखने को मिल रही है। दूसरा, चूंकि अमेरिका का डोमिनेशन देखने को मिल रहा है वर्ल्ड में, इस वजह से कैपिटलिस्टिक जो आइडियाज़ हैं, ये कैपिटलिस्टिक आइडिया का भी हमें एक डोमिनेशन देखने को मिल रहा होगा। अब चूंकि कैपिटलिस्टिक आइडिया प्राइमरली इकोनॉमिक अप्रोच को फॉलो करता है, इकोनॉमिक अप्रोच के बारे में बात करता है, इसलिए जो भी अब ज्योग्राफी के आइडिया देखने को मिलेंगे वो पॉजिटिविज्म और इकोनॉमिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए होंगे। और इसी वजह से फिर अल्टीमेटली हमारा एक नया अप्रोच डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। इस क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के दौरान में हम लोगों ने देखा कि स्टडी किस चीज़ की जाएगी, इकोनॉमी के एस्पेक्ट की, यानी कि जो कैपिटलिस्टिक आइडिया है उनकी स्टडी की जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों को लोकेशन बेस्ड जो इकोनॉमिक मॉडल्स होते हैं, ये लोकेशन बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल देखने को मिल जाते हैं। लोकेशन बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो लोकेशन बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल्स हैं ये प्राइमरली हमारी कुछ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक पर बेस्ड होती है, जिसके बारे में अभी मैं 2 मिनट में डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि इकोनॉमिक मॉडल है तो ये प्राइमरली डिपेंडेंट है लीस्ट कॉस्ट थ्योरी के ऊपर में। सो ये लीस्ट कॉस्ट थ्योरी को लेकर के बात कर लेता है। अब जरा मैं बात करता हूँ आखिर में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक क्या होती हैं और आखिर में दोनों में तरीका क्या होता है, किस तरीके से बेसिकली काम करती है। पहले बात करते हैं जरा क्वांटिटेटिव के बारे में। देखो क्वांटिटेटिव का जो आइडिया होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में आप लोगों ने पढ़ाई की होगी अपने पेपर नंबर 1 के लिए। क्वालिटेटिव का जो आइडिया होता है, अब जरा देखो क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जहाँ पर प्राइमरली हम लोग क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर नंबर आएंगे 1 2 3 4 या कोई ना कोई डेटा आएगा। लेकिन क्वालिटेटिव का होता है यहाँ पर क्वालिटी चेक। अब जैसे मान लो अगर मैं 1 2 के बारे में बात करूँ तो 1 2 इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप बता देंगे 2 बड़ा है 1 छोटा है।
वही अगर क्वालिटेटिव में बात करूं, मैं ये पूछूं कि अच्छा ठीक है, ये बताओ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे हैं या राहुल गांधी अच्छे हैं, तो आप बोलेंगे नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव मैटर है। किसी को प्रधानमंत्री मोदी अच्छे लग सकते हैं, किसी को राहुल गांधी अच्छे लग सकते हैं। तो ये क्वालिटेटिव मैटर है, क्वालिटी को लेकर के है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो सभी लोग एक स्वर में बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो ये जो हमारा आइडिया है, जहां पर हमें ऑब्जेक्टिव स्टडी देखने को मिलती है जिसका आंसर हमेशा एक ही पर्टिकुलर एक सेक्शन आएगा, चाहे दुनिया में कहीं पर भी आप जा करके रह लीजिए, कहीं पर भी जा करके पढ़ लीजिए, कहीं पर भी जा करके रिसर्च कर लीजिए, उसका जो आइडिया निकल करके आएगा वो सिंगल आएगा, यानी कि एक सॉल्यूशन निकल करके आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच, यानी ये हो गया ऑब्जेक्टिव स्टडी। लेकिन वही क्वालिटेटिव के बारे में अगर बात करोगे तो ये हमेशा सब्जेक्टिव रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो आइडियाज़ डिस्कस किए जा रहे हैं दे आर बेस्ड ऑन द परसेप्शन, बेस्ड ऑन द क्वालिटी। तो क्वालिटी को लेकर के डिपेंड कर जाता है कि आपको किस तरीके की क्वालिटी पसंद है, और फिर इसी वजह से पर्सन टू पर्सन ये सब्जेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, कोई ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। क्वांटिटेटिव जो होती है दिस इज बेस्ड ऑन द डेटा, और चूंकि डेटा के बारे में है तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि इसको पैरामेट्रिक स्टडी की जा रही है, ये पैरामेट्रिक स्टडी होती है। जबकि वही अगर बात करेंगे क्वालिटेटिव के बारे में, यहाँ कोई डेटा वगैरह नहीं होती है, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द डेटा। हाँ, लेकिन यहाँ पर पैरामीटर जरूर हो सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं, और ये पैरामीटर चूंकि यहाँ पर है तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे दिस वुड बी नॉन पैरामीट्रिक स्टडी। नॉन पैरामीट्रिक का मतलब हो गया इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन डेटा। अब इसको डेटा ही कर लो कि नॉन डेटा बेस्ड है, तो चूंकि नॉन डेटा बेस्ड है तो इस वजह से इसको हम नॉन पैरामीट्रिक बोल सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर पैरामीट्रिक डेटा है तो जितनी भी मैथमेटिकल एनालिसिस होती है, जितना भी हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है, कुछ भी अगर करना होता है वो सब हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। क्वालिटेटिव में हमेशा हम क्वालिटी को कंपेयर कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट कैलकुलेट, वी कैन नॉट गेट द एब्सोल्यूट वैल्यू। हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन जरूर कर सकते हैं। यही दोनों जो आइडिया है, इसमें से ये जो आइडिया है उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच, और ये क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के फॉर्मेट में हमें देखने को मिल जाता है। इस क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में हम लोगों ने देखा कि दो चीज़ों का डोमिनेशन देखने को मिलेगा। एक तो जो हमारा शेफर का आइडिया है, शेफर का जो स्पेशल इंटरैक्शन का आइडिया है, ये स्पेशल इंटरैक्शन का आइडिया देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी जो स्टडी होगी वो एक ऑब्जेक्टिव और जनरलाइज्ड बेस्ड स्टडी हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के दौरान में कैपिटलिस्टिक आइडिया जो डेवलप हो रहे थे, ये कैपिटलिस्टिक आइडियाज़ अल्टीमेटली इकोनॉमिक मॉडल की तरफ में हमें लेकर के जाएंगे, और इसी वजह से लोकेशन बेस्ड मॉडल या फिर जो लीस्ट कॉस्ट मॉडल होते हैं ये सारे डेवलप हो जाते हैं। और यही आइडिया हम लोगों को क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के दौरान में भी देखने को मिल जाता है। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में देखो, या क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में हम लोग बेसिकली दो चीज़ों के बारे में पैरेलली स्टडी करेंगे, एक तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन और दूसरा लोकेशनल एनालिसिस। अब दोनों क्यों स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर ही लिया है कि देखो, एक तरफ तो हम लोग जो हमारा शेफर का आइडिया है, ये शेफर के आइडिया को हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, शेफर का जो स्पेशल इंटरैक्शन का आइडिया है, और दूसरा हम लोग यहाँ पर कैपिटलिस्टिक जो आइडियाज़ होते हैं जो इस दौरान में डोमिनेट कर रहे थे, ये कैपिटलिस्टिक एंड पॉजिटिविस्ट जो आइडिया है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये दोनों मिला करके ही क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, ये दोनों एक तरीके से कह लो कि एक दूसरे के साथ में कंपेरेटिव ही होते हैं। अब जरा देखिएगा, अगर हम क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इट इज़ अ मूवमेंट इन ज्योग्राफी जो 1950s 1970s में डेवलप हुई थी। जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि 100 साल के बाद में पॉजिटिविज्म का एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। ये जो स्टडी है साइंटिफिक है, ऑब्जेक्टिव है और क्वांटिटेटिव है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन होती है ये एक तरीके से एक्यूरेट, या आप लोग चाहे तो ध्यान रख सकते हैं, ये एक तरीके से एक्यूरेट, ऑर्डरली, साइंटिफिक, दिस इज साइंटिफिक, सिस्टमैटिक एंड रेशनल डिस्क्रिप्शन होती है, ये जो पूरा आइडिया हम लोगों ने बात किया, ये हमारा क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का बेसिक आइडिया होता है, जहां पर हम एक्यूरेट, ऑर्डरली, साइंटिफिक, सिस्टमैटिक एंड रेशनल डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। लोकेशनल एनालिसिस के बारे में अगर देखें तो देखो, ये कैपिटलिस्टिक आइडिया या फिर पॉजिटिविस्ट आइडिया को लेकर के है, तो यहाँ पर प्राइमरली एक स्पेशल साइंस अप्रोच देखने को मिलेगी जो कि लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और मैथमेटिकल जो मॉडल्स हैं उनके बारे में बात करती है। ये जो हमारा क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन है ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में डेवलप होती हुई देखने को मिलती है, और लोकेशनल एनालिसिस भी कुछ इसी तरीके से है कि यहाँ पर ये पार्ट ऑफ जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन है उसी के दौरान में डेवलप हुई थी, क्योंकि यहाँ पर कैपिटलिस्टिक अप्रोच डोमिनेट कर रहा था। जो कोर यूज़ है उसमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं और हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है, जैसे जेट टेस्ट होती है,
तो ये जो हमारे पास में अलग अलग हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है उसके बारे में हम लोग जो यूनिट नंबर 10 है ज्योग्राफिकल टेक्निक, वहाँ पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एनालिसिस ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, लोकेशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है एंड इफिशियंसी ऑफ एक्टिविटीज़ होती है कि आखिर में कहाँ पर कौन सा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है डोमिनेट कौन सी करेगी, कहाँ पर हमें बेटर देखने को मिलेगी, मतलब वही जो लीस्ट कॉस्ट मॉडल होते हैं वो लीस्ट कॉस्ट मॉडल कहाँ पर देखने को मिलेंगे उसके बारे में हम लोग क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन में देखें कि ये पॉजिटिविज्म पर बेस्ड है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा पॉजिटिविज्म के साथ साथ स्पेशल साइंस ट्रेडिशन भी है, मतलब कैपिटलिस्टिक अप्रोच भी हमें देखने को मिल रही है। क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन में जो जोग्राफर्स हैं उनमें एक आइडिया हमारा विलियम बंगे का आइडिया आ जाता है, शेफर का आइडिया है, पीटर हैगेट का आइडिया है, रिचर्ड कोरी का आइडिया है। कुछ एक जोग्राफर और भी हैं, उनका नाम भी यहाँ पर मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ। एक आइडिया आप लोग ध्यान रखिएगा, बर्टन का नाम, बर्टन का नाम आपको ध्यान रखना है। बर्टन जो थे ये क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन को क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन को एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे देखते थे, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन की गई थी या जो डेवलपमेंट की गई थी ये बहुत ही ज़्यादा टर्निंग पॉइंट साबित होता है अगर हम लोग अपने जोग्राफिकल स्टडी में देखते हैं तो। इसके अलावा कई और जोग्राफर हैं, जैसे एक हो गए जिनका नाम है रॉबिन्सन, उलमैन का आइडिया हो गया, उलमैन का आइडिया हम लोग सेटलमेंट ज्योग्राफी में बात करते हैं। गैरिसन का आइडिया हो गया, दिस इज गैरिसन का आइडिया हो गया। क्रिस्टॉलर का आइडिया हो गया, क्रिस्टॉलर जो कि लिस्ट कॉस्ट मॉडल के बारे में ही बात करते हैं सेटलमेंट को लेकर के। पीटर हैगेट का आइडिया तो हम लोगों ने बात कर ही लिया है, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है लोकेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके अलावा हम लोग हैगर स्ट्रैंड के आइडिया को देख लेते हैं, दिस इज हैगर स्ट्रैंड का आइडिया। तो ये सारा आइडिया हम लोगों को देखने को मिल जाता है जो हमारे क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के दौरान में है। और यहाँ पर हम लोगों ने विलियम बंगे, शेफर, पीटर हैगेट, रिचर्ड आर्चोन, ये रिचर्ड जो कोरी है, इन लोगों के बारे में तो देख ही लिया। जब हम लोग यहाँ सेम वही लोकेशनल मॉडल की तरफ में आओगे तो लोश का आइडिया, वेबर का आइडिया, क्रिस्टॉलर का आइडिया और पीटर हैगेट का आइडिया, वॉन थ्यूनन का आइडिया, ये सारे आइडिया हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब देखो जब हम क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैथमेटिकल एनालिसिस के नाम पे हम कोरिलेशन करेंगे, हम रिग्रेशन लगाएंगे, हम यहाँ पर स्पेशियल स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स लगाएंगे, मॉडल बिल्डिंग करेंगे, हम यहाँ पर फिजिकल लॉज, केमिकल लॉज सब कुछ लगाएंगे। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, स्पेशल इंटरैक्शन, ग्रेविटी मॉडल, नेटवर्क एनालिसिस एंड सेंट्रल प्लेस थ्योरी, इन सब का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में आ जाओगे तो यहाँ पर ज्योग्राफी को किया जा रहा है लॉ सीकिंग और नोमोथेटिक साइंस, यानी कि लॉ बेस्ड यहाँ पर डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। और जो हमारा स्पेशल है यहाँ पर भी हम बेसिकली स्पेशल पैटर्न को ही एक्सप्लेन करते हैं, इसी को प्रेडिक्ट करते हैं, हम इसी चीज़ को ही एक तरीके से एनालिसिस करते हैं कि आखिर में किस तरीके से ये चल रही है। मेजर कंट्रीब्यूशन थ्योरेटिकल और एम्पिरिकल राइगर की है, प्लस इसके अलावा कंप्यूटर मैकिंग जीआईएस होती है। यहाँ पर थ्योरी है, मतलब लोकेशनल थ्योरीज हो गई, स्पेशल डिफ्यूज़न हो गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गई, मतलब ये बेसिक से आइडियाज़ हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन अर्बन ज्योग्राफी में, रीजनल ज्योग्राफी में, ट्रांसपोर्टेशन में, इन्वायरमेंटल में, हर जगह पूरी ज्योग्राफी में हमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल देखने को मिल जाता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, अर्बन प्लानिंग और ट्रांसपोर्ट में हमें जो लीस्ट कॉस्ट मॉडल है या जो हमारा लोकेशन बेस्ड आइडियाज़ हैं इसका डेवलपमेंट देखने को मिल जाती है। क्रिटिसिज्म यही है कि देखो इसने मॉडल और जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है उस पर बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज किया था, इसने ह्यूमन और जो कल्चरल डिमेंशंस हैं उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया और ये मान लिया है कि देखो ह्यूमन भी एक रेशनल इकोनॉमिक मैन के तौर पे ही होता है। और इसी वजह से फिर अल्टीमेटली हमें नए नए जोग्राफिकल आइडियाज़ देखने को मिलते हैं, जैसे ह्यूमनिस्टिक आइडिया, रेडिकल आइडिया और बिहेवियरल ज्योग्राफी जो 1970s के बाद से डेवलप हुए थे। सेम वैसे ही हमें लोकेशन बेस्ड आइडिया में भी देखने को मिलता है कि ये बहुत ज़्यादा रेशनैलिटी को अज्यूम कर लेता है, ये परफेक्ट इन्फॉर्मेशन की डिमांड करता है और परफेक्ट आंसर भी देता है, बट एक्चुअल में ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में हमें होता नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इसकी डेवलपमेंट देखने को मिलती है कि ये ग्रे एरिया में आता है, मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट भी होती है और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं एक सब्जेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर क्रिटिकल रिवोल्यूशन होती है जिसमें बिहेवियरल ज्योग्राफी, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, ये सब जो आते हैं इसके द्वारा क्रिटिसाइज़ किए गए थे लोकेशन बेस्ड थ्योरी को। आगे अगर बात किया जाए तो देखो यहाँ पर फाउंडेशनल स्टडी बन जाती है रिमोट सेंसिंग जीआईएस की, और सिमिलरली लोकेशनल एनालिसिस को लेकर के हम स्पेशल इकोनॉमिक्स, अर्बन प्लानिंग और लोकेशन एलोकेशन बेस्ड यहाँ पर हम आइडियाज़ के बारे में बात कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्राइमरली ये देखा कि जो हमारा क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन है और जो लोकेशनल एनालिसिस इन ज्योग्राफी है वो किस तरीके से काम करता है। इसके स्कॉलर के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि देखो शेफर का आइडिया है जो कि एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी और यहाँ पर प्राइमरली इन्होंने बात किया हुआ था स्पेशियल इंटरैक्शन के बारे में। दिस इज स्पेशियल इंटरैक्शन के बारे में, जो भी चीज़ें मैं लिखा करूँ आप लोग भी संग संग में शॉर्ट नोट में ही लिख लिया करिए। इसके अलावा पीटर हैगेट का आइडिया हो गया जहाँ पर इन्होंने स्पेशल मॉडल और लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये तो उनकी किताब का नाम है।
विलियम मंगे का आइडिया आ जाएगा जो थ्योरेटिकल ज्योग्राफी लिखे थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो थ्योरेटिकल ज्योग्राफी लिखी जा रही है कई बार पूछी गई है। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम है थ्योरेटिकल ज्योग्राफी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इन्होंने स्पेशल मॉडल जो होता है अर्बन एनालिसिस के नाम पे इन्होंने डेवलप किया था। ऑगस्ट लोश का आइडिया आ जाएगा जो कि इकोनॉमिक लोकेशन को लेकर के बात करते हैं। वेबर का आइडिया आ जाएगा जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी के बारे में बात करता है। क्रिस्टॉलर का आइडिया तो खैर सेंटर प्लेस थ्योरी सभी लोगों को पता ही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेडिकल ज्योग्राफी। अब जरा समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ डेवलपमेंट यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। अब जरा डेवलपमेंट के बारे में जरा समझते हैं और हम लोग डेवलपमेंट इस पेज पर जरा बात कर लेते हैं क्योंकि बाकी कहीं पर जगह नहीं है। अब जरा देखिएगा, अब यहाँ पर जरा देखना है। देखो अभी तक जब हम लोगों ने ये बात किया कि देखो 1840 के आसपास में हमें देखने को मिल रहा है कि पॉजिटिविज्म ने यहाँ पर लॉजिकल साइंस का डेवलपमेंट कर दिया था। लॉजिकल साइंस में जो भी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, दिस इज साइंस, जो भी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, जो भी चीज़ें मेज़र कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का ही केवल और केवल एस्टिमेशन किया गया, इन सभी चीज़ों को ही केवल और केवल देखा गया, माना गया। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि देखो 100 ईयर तक, मतलब कि अगर हम लोग 1940s तक आ जाते हैं तो इस दौरान तक हमें देखने को मिल रहा है कि ये सेम ट्रेडिशन चल रही है और अब इसका डोमिनेशन हमें पॉजिटिविज्म का हमें डोमिनेशन देखने को मिल जाएगा। अब इस डोमिनेशन के दौरान में देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो तरीका यहाँ पर जो चल रहा था वो फ्री इकॉनमी का चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हमें फ्री इकॉनमी के साथ साथ कॉलोनियल स्टेट भी देखने को मिल रहे थे। कॉलोनियल स्टेट एंड कॉलोनीज़ भी देखने को मिल रही थी। जो फ्री इकॉनमी थी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ये डेवलपमेंट कर रहे थे। यहाँ पर तो हर तरीके की डेवलपमेंट हो रही थी, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, किसी भी तरीके की हो, हर तरीके का डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा था। लेकिन जो कॉलोनियल स्टेट्स हैं यहाँ पर हमें सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देखने को मिल रही थी। सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जैसे गरीबी हो गया, इनकम इनइक्वालिटी हो गया, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या फिर अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी का केस हो गया। तो ये जितनी भी केसेस हैं जो हमारे कॉलोनियल परतंत्र भारत में ही आप देख लीजिए यहाँ पर कैसे गरीबी थी, कितना ज़्यादा लोगों को जो है सहना पड़ गया था। तो दोनों का जो केस था, ये प्राइमरली यहाँ पर कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा था, कैपिटलिज्म को। और ये जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इसकी वजह से हमें एक नया स्कूल ऑफ थॉट देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, वामपंथी जिसको हम लोग बोलते हैं। स्टेट अल्टीमेटली अपने कब्जे में सारी चीज़ों को देख कर लेगा और फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन पर काम करेगा। क्योंकि यहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है, समाज में असमानता बहुत ज़्यादा है, इनइक्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं स्टेट जब सारे रिसोर्सेज को अपने अंदर कंट्रोल कर लेगा तब फिर अल्टीमेटली रीडिस्ट्रीब्यूशन पर काम करेगा। और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही जो यहाँ पर समाज में इनइक्वालिटीज़ हो रखी हैं, इन इनइक्वालिटीज़ को दूर किया जा सकेगा। और इसी वजह से अल्टीमेटली यहाँ पर हमें कम्युनिस्टिक अप्रोच देखने को मिल जाता है। कम्युनिस्ट जो ज्योग्राफी है, ये कम्युनिस्ट ज्योग्राफी हमारी डेवलप होती हुई देखने को मिल जाती है। ये हम लोगों ने बात किया कि देखो अलग अलग थॉट क्या चल रहा है। अब जरा देखिएगा, यही जो थॉट है 1940s 1950s के बाद से फिर धीरे धीरे और आकार लेना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर आपको जो समझना है वो ये समझना है कि देखो दो स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पर निकल करके आ रहा है। एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कैपिटलिस्टिक अप्रोच चल रहा है, जहाँ पर हमें फ्री मार्केट की इकॉनमी के बारे में बात हो रही है, और दूसरी तरफ हम लोगों को कम्युनिस्टिक अप्रोच देखने को मिल रही है। देखो ये दोनों के दोनों पैरेलली चल रही है, लेकिन कैपिटलिस्टिक अप्रोच जो है शुरू में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था। क्योंकि जितनी भी हमें आज़ादी देखने को मिलती है 1960s के बाद से देखने को मिलती है, मतलब 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, चाइना आज़ाद हो रहा है, इस तरीके से 1960s तक हमें डेवलपमेंट देखने को मिलती है। लेकिन जो कैपिटलिस्टिक अप्रोच है ये 1940s के बाद से ही हमें देखने को मिलना शुरू हो गई थी। मतलब एग्जिस्ट दोनों कर रही थी लेकिन शुरू में ये डोमिनेट कर रही थी। मतलब ये कह सकता हूँ कि 1950s में अगर ये आ रही थी तो ये 1960s में आ रही थी। मतलब थी दोनों साथ साथ में, लेकिन पहले जो है कैपिटलिस्टिक अप्रोच का हमें डोमिनेशन देखने को मिल जाता है। ये वही कैपिटलिस्टिक अप्रोच है जिसके थ्रू अल्टीमेटली हमें क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन हो गया, या फिर जो हमारे पास लोकेशन बेस्ड थ्योरीज़ हैं ये सब हमें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन जो ये हमारा कम्युनिस्टिक अप्रोच है इसकी वजह से हमें एक नया स्कूल ऑफ थॉट देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल ज्योग्राफी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की थी, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में ही जो नॉर्मेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थी इसी को फिर अल्टीमेटली बिहेवियरल ज्योग्राफी ने क्रिटिसाइज़ किया था। बिहेवियरल ज्योग्राफी ने एक नया डेवलपमेंट किया था। पैरेलली यहाँ पर एक और स्कूल ऑफ थॉट चल रही थी जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। तो देखो यहाँ पर अलग अलग तरीके से चल रहा है। जैसे ये जो आइडिया है ये हमारा कैपिटलिस्टिक वर्सेस कम्युनिस्टिक आइडिया है जिसमें हमें क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन और रेडिकल ज्योग्राफी का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है।
अब ये जो बिहेवियरल ज्योग्राफी और ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी है, ये दोनों एक दूसरे के अलग अलग मतलब एक दूसरे को चैलेंज कर रही हैं, जहाँ पर पॉजिटिविज्म का आइडिया को मतलब कंसीडर किया गया है एक में, यानी कि जो बिहेवियरल ज्योग्राफी है वहाँ पर पॉजिटिविज्म के आइडिया को कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन वही अगर देखें बिहेवियरल ज्योग्राफी में तो यहाँ पर पॉजिटिविज्म के आइडिया को एक्सेप्ट किया गया था, और ये बेसिकली क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन पर ही बेस्ड था। सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मेटिव अजम्पशन एक यहाँ पर ली गई थी कि मैन जो है वो रेशनल इकोनॉमिक मैन है, उसको यहाँ पर नहीं मतलब देखा गया, उसको कंसीडर नहीं किया गया, बल्कि उसको क्रिटिसाइज़ किया गया। तो इसी वजह से अल्टीमेटली हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो रेडिकल ज्योग्राफी का आइडिया है, ये रेडिकल ज्योग्राफी का आइडिया कहीं ना कहीं कम्युनिस्टिक अप्रोच को लेकर के आ जाता है। अब अगर आप समझ गए हैं तो ये बात आप समझ गए होंगे, इसको लिखने का जो तैयार करने का तरीका है वो सिंपली आप ऐसे ही लिखेंगे कि पहले आप लिखेंगे यहाँ पर पॉजिटिविज्म, अब इस पॉजिटिविज्म के बाद में यहाँ पर ब्रैकेट में कर लीजिए 1940 हो गया, फिर उसके बाद से आप लिखिए दो स्कूल ऑफ थॉट, एक हो गया कैपिटलिस्टिक और दूसरा हो गया नीचे कम्युनिस्टिक, दिस इज कम्युनिस्टिक। कैपिटलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट की वजह से क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन डेवलप हो जाती है, और इसकी वजह से फिर अल्टीमेटली हमें रेडिकल ज्योग्राफी का डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है। यही चीज़ अब यहाँ देखिएगा, डेफिनेशन में अगर हम लोग बात किया जाए तो रेडिकल ज्योग्राफी एक तरीके का क्रिटिकल अप्रोच है, जहाँ पर ज्योग्राफी को कंसीडर किया जा रहा है कि इट सीक्स टू एक्सपोज एंड चैलेंज द सोशल इनइक्वालिटी। समाज में जितनी भी असमानताएं थी, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिसोर्स को लेकर के, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, या जितनी भी सारी चीज़ें थी, यहाँ पर हमें कैपिटलिज्म हो गया, क्लास स्ट्रगल हो गया, गरीबी हो गया, स्पेशल इनजस्टिस हो गया, ये सारे आइडियाज़, इन सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिल जाती हैं। अभी हम लोगों ने बात किया था लेट 1960s 1970s के दौरान में देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि इसी दौरान में हमें आज़ादी देखने को मिल रही है, कंट्रीज़ जो है वो आज़ाद हो रही थी, और इसी वजह से ये एक क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के रिएक्शन के तौर पे देखने को मिल रहा है। देखो दोनों अलग अलग निकल करके आ रहे हैं, कैपिटलिस्टिक अप्रोच है और दूसरी कम्युनिस्टिक अप्रोच है। जो फिलोसॉफिकल बेसिस है उसमें मार्क्सिज्म हो गया, डायलेक्चुअल मटेरियलिज्म हो गया, क्रिटिकल थ्योरी हो गई, ये सब देखने को मिल जाती है। कोर आइडिया है ज्योग्राफी इज़ नॉट वैल्यू न्यूट्रल, रादर इट शुड एक्टिवली इंगेज इन द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब किस तरीके से समाज की जो प्रॉब्लम है उसको हम दूर कर सकते हैं, इस समाज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये सारे तरीके हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर इसके बाद अगर बात किया जाए तो फोकस जो होता है वो पावर रिलेशन को लेकर के है। पावर रिलेशन कि कैसे अमीर और गरीब के बीच में जो दूरी है वो कैसे दूर होगी, कैपिटलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ है, क्लास स्ट्रगल और स्पेशल इनजस्टिस को लेकर के। यहाँ पर जो की ज्योग्राफर्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जरा ध्यान रखिएगा। एक तो डेविड हार्वी का हो गया, रिचर्ड पीट का आइडिया हो गया, मैनुअल कैस्टल्स का आइडिया हो गया और नील स्मिथ का आइडिया हो गया। ये जो ज्योग्राफर्स के नाम है ये आप लोग जरा ध्यान रखिएगा, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली इसमें से जो मैनुअल कैस्टल का आइडिया, नील स्मिथ का आइडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि रिचर्ड पीट और जो हमारे डेविड हार्वी हैं इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, पूछा कहीं पर भी किसी के द्वारा भी पूछा जा सकता है। मेजर थीम यहाँ पर अगर बात किया जाए तो मेजर थीम तो देखो वही है, सोशल इनइक्वालिटी हो गई, अनइवन डेवलपमेंट हो गया, गिटोइजेशन हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, ये सारी चीज़ें। की वर्क के बारे में अगर बात करते हैं तो देखो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है। डेविड हार्वी ने, चूँकि डेविड हार्वी दोनों में ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, डेविड हार्वी का कंट्रीब्यूशन हम लोगों को क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में भी देखने को मिलता है, और जो हमारा बिहेवियरल ज्योग्राफी मतलब ये जो हमारा रेडिकल ज्योग्राफी है यहाँ पर भी देखने को मिलता है। सो रेडिकल ज्योग्राफी में यहाँ पर इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम है सोशल जस्टिस एंड द सिटी, और पीट ने इसी तरीके से रेडिकल ज्योग्राफी के बारे में बात किया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ यहाँ पर। इसकी जो मेथोडोलॉजी है वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म यानी जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उसको लेकर के है, क्लास एनालिसिस को लेकर के, क्वालिटेटिव क्रिटिक ऑफ द कैपिटलिस्टिक अप्रोच को लेकर के। इसकी एप्लीकेशन हमें हर जगह पूरी ज्योग्राफी में वैसे तो देखने को मिल जाएगी, जैसे अर्बन हो गया, पॉलिटिकल हो गया, हाउसिंग हो गया, हेल्थ हो गया, मतलब जहाँ जहाँ पर भी असमानताएं हो सकती हैं, इनइक्वालिटी हो सकती है, हर उस जगह पर हमें देखने को मिल जाती हैं। क्रिटिसिज्म जो है वो क्रिटिसाइज पॉजिटिविज्म, सीधी सी बात है, क्योंकि जो पॉजिटिविज्म है वो कहीं ना कहीं वो सफरिंग का ही कारण बना हुआ है कि हमने जो एक्सप्लॉयटेशन है ये सारी चीज़ें जो है उसको इग्नोर कर रखा है। जो रिलेशन है अदर जो अप्रोचेस के साथ में, जैसे फेमिनिस्ट हो गई, पोस्ट मॉडर्न हो गया, क्रिटिकल ज्योग्राफी हो गई, मतलब इस रेडिकल ज्योग्राफी ने जो सवाल खड़े किए हैं, जिस चीज़ों पर सवाल खड़े किए हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं फेमिनिज्म और इन सारी चीज़ों को लेकर के भी इन्फ्लुएंस किया था, और इसी वजह से फेमिनिज्म और तमाम और भी जो चीज़ें हैं वो सामने निकल करके आ जाती हैं। क्रिटिसिज्म तक कई सारी चीज़ों पे होता है, ओवर एम्फेसाइज किया था इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के ऊपर में, और कई बार इसने इंडिविजुअल एजेंसी और कल्चर को भी निगलेक्ट कर रखा है। रेलेवेंस यही है कि देखो समाज में जितने भी तरीके की इनइक्वालिटीज़ हैं, चाहे वो अर्बन एरिया, रूरल एरिया को लेकर के हों, इन्वायरमेंटल जस्टिस हो या ग्लोबल इम्पैक्ट हो, इन सभी चीज़ों के बारे में बात होती है यहाँ पर। ज्योग्राफर का आइडिया तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एक तो डेविड हार्वी हो गए जिन्हें हम रेडिकल ज्योग्राफी के फादर भी कहते हैं।
रिचर्ड पीट हो गए जिन्होंने रेडिकल ज्योग्राफी बुक ही लिखी है, मैनुअल कैस्टल्स हो गए जिन्होंने अर्बन सोशियोलॉजी, सोशल मूवमेंट और नेटवर्क सोसाइटी के बारे में बात कर रखा, और नील स्मिथ का आइडिया हो गया जो अनइवन डेवलपमेंट और रिवांशिस्ट सिस्टी के बारे में बात करता है। अब देखो एक कंपैरिजन यहाँ पर दिया गया है। कंपैरिजन यही है कि रेडिकल ज्योग्राफी और जो ये हमारा रेडिकल ज्योग्राफी और जो हमारा ये पॉजिटिविस्ट ज्योग्राफी, इनके बारे में। पॉजिटिविज्म जो है, पॉजिटिविस्ट ज्योग्राफी पॉजिटिविज्म और इंपीरिकलिज्म के बारे में बात करता है, लेकिन रेडिकल ज्योग्राफी मार्क्सिज्म और क्रिटिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करता है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव स्टडी है, यानी प्रधानमंत्री कहाँ के हैं, तो ये फिक्स रहेगा। लेकिन जो रेडिकल अप्रोच है वो हमेशा पॉलिटिकल चेंज के बारे में बात करेगा। यहाँ पर स्टैटिस्टिकल आइडियाज़ रहेंगे, जबकि यहाँ पर क्वालिटी के बारे में बात होगा कि कैसा इनका कार्यकाल रहा है, किस तरीके से काम इन्होंने किए। लिमिटेड स्टडी है, जबकि ये सेंट्रल टू एनालिसिस रहेगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन और प्रेडिक्शन पर बेस्ड है, जबकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड है। आगे अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट हमारा आता है बिहेवियरल ज्योग्राफी को लेकर के। देखो बिहेवियरल ज्योग्राफी ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर रखा था। हम लोगों ने ये बात कर रखी थी कि देखो जब हम लोग क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, सो इस क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के अंदर में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक तो मुझे पॉजिटिविज्म देखने को मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिविज्म का आइडिया तो रहेगा ही रहेगा। प्लस इसके अलावा हम लोगों को नॉर्मेटिव अजम्पशन देखने को मिले थे। इस नॉर्मेटिव अजम्पशन में बाकी सारी चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन यहाँ पर जो ह्यूमन का एक जो रेशनल इकोनॉमिक मैन है, इस रेशनल इकोनॉमिक मैन की जो आइडियाज़ हैं उसको यहाँ पर माइनस कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर मैं पॉजिटिव कर दूंगा, प्लस कर दूंगा जो साइकोलॉजिकल आइडियाज़ हैं, और इस तरीके से यहाँ पर जो चीज़ निकल करके आएगी उसको हम लोग बोलेंगे जो हमारा बिहेवियरल ज्योग्राफी का आइडिया है। ध्यान से सुनना। इसके डेफिनेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो डेफिनेशन के बारे में अगर देखते हैं तो यहाँ पर बिहेवियरल ज्योग्राफी स्टडी करती है जो इंडिविजुअल के परसीव हैं, मतलब किस तरीके से आप चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से स्पेस के साथ में आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के साथ में कैसा आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और क्या कॉग्निटिव प्रोसेस हमें देखने को मिल रही है इन द डिसीजन मेकिंग। अब ये जो आइडिया है अगेन ये क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के बाद ही आएगा, यानी कि 1960s 1970s के दौरान में हमें देखने को मिलती है। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के एब्स्ट्रैक्ट मॉडल के रिएक्शन के तौर पे देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा एक नॉर्मेटिव अजम्पशन था उस नॉर्मेटिव अजम्पशन के खिलाफ में निकल करके आया था। यहाँ पर जो आइडियाज़ हैं वो हमारा ह्यूमनिज्म का आइडिया, कॉग्निटिव अप्रोच या जो सब्जेक्टिव अप्रोच होती है उसके बारे में बात होती है। जो कोर आइडिया है वो ह्यूमन परसेप्शन, ह्यूमन प्रेफरेंस, इमोशंस एंड मेंटल मैप को लेकर के है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कोई ऑब्जेक्टिव स्टडी नहीं है, बल्कि ये भी एक तरीके की हमारी साइंटिफिक एंड सब्जेक्टिव स्टडी बन गई थी। जैसे साइंटिफिक एंड सब्जेक्टिव स्टडी हमें देखने को मिल जाती है। अब जरा देखना, यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने आइडियाज़ दे रखे हैं, और ये जो कई सारे लोग हैं इनके बारे में वन बाई वन करके अगर बाद में बात करूँ तो देखो एक आइडिया हमारा मेंटल मैप का होता है। मेंटल मैप का जो आइडिया है ये दिया गया था हमारे गोल्ड डाउन, दिस इज गोल्ड डाउन एंड वाइट के द्वारा। इनका नाम जरा ध्यान रखिएगा। सिमिलरली इसी तरीके से इन्वायरमेंटल परसेप्शन का आइडिया है, ये हमारा पेव थ्योरी इसको बोला जाता है। दिस इज पेव थ्योरी। पेव थ्योरी का मतलब होता है PAVE। पेव का मतलब होता है, P से हो गया जो परसेप्शन का आइडिया होता है, A का मतलब होता है जहाँ पर हम एटीट्यूड बोल सकते हैं, दिस इज एटीट्यूड हो गया। V का मतलब हो गया जो वैल्यू होती है, और E का मतलब हो गया जो इमोशन होता है, इमोशन। सिविल सर्विसेज में कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो पेव थ्योरी जरा आप लोग ध्यान रखिएगा। ये किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफर के द्वारा नहीं दी गई है, बल्कि एक पूरा एक सम्मिलित आइडिया है जिसमें कई सारे लोगों का नाम देखने को मिल जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से मेरे पास एक कॉग्निशन देखने को मिलती है और डिसीजन मेकिंग प्रोग्रेस होती है। लेकिन यहाँ पर हम दो एक चीज़ें और भी होती हैं, जैसे हमें यहाँ पर एक केट का आइडिया देखने को मिलता है। ये जो केट का आइडिया है प्राइमरली बात करता है कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी के बारे में। दिस इज बाउंडेड रेशनैलिटी के बारे में बात करता है। कौन बात करता है? बिहेवियरल ज्योग्राफी। इसके अलावा हमारे पास में एलन प्रेड का आइडिया आ जाता है। एलन प्रेड का जो आइडिया है ये प्राइमरली इन्होंने बिहेवियरल ज्योग्राफी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में कंसीडर की थी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में देखने को मिल जाता है। वॉलपर्ट का आइडिया आ जाता है। सो वॉलपर्ट के आइडिया में यहाँ पर इन्होंने माइग्रेशन के बारे में बात किया था, माइग्रेशन को लेकर के कि क्या माइग्रेशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दो एक लोगों का नाम और ध्यान रखिएगा, जैसे वाइट का नाम आ जाएगा। वाइट का नाम आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने फ्लड के दौरान में होने वाले जो बिहेवियरल एस्पेक्ट हैं, यानी जो ह्यूमन इग्नोरेंस है, उस ह्यूमन इग्नोरेंस के बारे में यहाँ पर बात करता है। तो बिहेवियरल ह्यूमन इग्नोरेंस मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, दिस ह्यूमन इग्नोरेंस का आइडिया। तो फ्लड से रिलेटेड अगर मान लो बातें होती हैं तो वहाँ पर आप नाम ध्यान रखेंगे वाइट का। वॉलपर्ट के बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया, एलन प्रेड के बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया। एक हमारे पास में और आइडिया आता है जिसका नाम है DM स्मिथ का आइडिया। DM स्मिथ का आइडिया दो चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो कंसेप्ट ऑफ सोशल वेलबींग का आइडिया यहाँ पर आएगा, कंसेप्ट ऑफ सोशल वेलबींग का आइडिया जो हम लोग पॉपुलेशन ज्योग्राफी में बात करेंगे। दूसरा जो आइडिया है ये बेसिकली सेटिस्फायर प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। दिस इज सेटिस्फायर प्रिंसिपल।
सेटिस्फायर प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि हम कितना ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फाई कर पाते हैं। जैसे हो सकता है एक पॉसिबिलिटी कम चीज़ों में भी मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर लूँ। जैसे इन्होंने डीएम स्मिथ ने यहाँ पर स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है, स्कैंडिनेवियन कंट्री स्पेशली स्वीडन में, स्वीडन की जो कंट्री है यहाँ पर इन्होंने एग्रीकल्चर को स्टडी किया था, एग्रीकल्चर को स्टडी किया था। ये जो यहाँ पर कंट्री है ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर इन्होंने स्टडी किया था कि देखो एग्रीकल्चर, स्वीडन के जो फार्मर हैं, स्वीडन के फार्मर जो हमारा 100% होता है उस 100% को 80% में ही सेटिस्फाई कर लेते हैं। हो सकता है जैसे 100 यूनिट कहीं पर अगर आपकी पैदावार निकल करके आ रही हो तो 80 यूनिट भी अगर निकलता है तो उनको लगता है कि हाँ ठीक है हमने 100% अचीव कर लिया है। लेकिन इस 80% टारगेट बनाने के लिए भी 60% केवल और केवल ये काम करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूँ। मान लो आप सभी लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। अब आप लोगों ने ये देख रखा है कि 100 में से 100 क्वेश्चन तो नहीं किया जा सकता है, 50% पे यहाँ पर कट ऑफ बन रहा है, तो आप लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं 50% ही टारगेट बन चुका है। वो 200 नंबर जो है, वो 200 नंबर आपका टारगेट नहीं बन गया, आपका नंबर जो है चेंज होकर के 100 नंबर पे बदल गया है कि 100 ही नंबर मेरा टारगेट है। अब चूंकि आपका ऑलरेडी जो 100% है वो 50% में आपने अपना टारगेट ही बदल दिया है, तो आपको जो अचीव होता है वो 50% से भी कम 40% ही मान लो अचीव होता है, यानी 80 नंबर ही केवल लेकर के आते हैं और फिर इसी वजह से अल्टीमेटली आप फेल हो जाते हैं प्रीलिम्स में। ये बेसिकली इसी वजह से है क्योंकि यू हैव बाउंडेड योरसेल्फ, आपने अपने आप को बाउंड भी कर लिया और अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया है, 50% पर ही सेटिस्फाई कर लिया है, क्योंकि जो कट ऑफ है वो 50% पर ही बनती है। ये जो आइडिया दिया गया थे हमारे स्मिथ साहब के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर लिया, एक तो स्मिथ का नाम और जो हमारे वाइट का नाम है, इन दो लोगों का नाम भी आपने ध्यान रखना है। वाइट का नाम जो कि फ्लड से रिलेटेड है, ये भी लिख लेना, और डीएम स्मिथ का नाम, ये स्कैंडिनेवियन यानी स्वीडन के, इन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में बात किया था। इनका जो आइडिया है इसको हम लोग बोलते हैं सेटिस्फायर प्रिंसिपल। दिस इज सेटिस्फायर प्रिंसिपल, सेटिस्फैक्शन अपने आप को देना, ये सेटिस्फायर प्रिंसिपल होती है। कंसेप्ट के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। कॉग्निटिव मैपिंग हो गई जो कि हमारे गोल्ड, डाउन एंड वाइट के द्वारा दी गई है। टाइम ज्योग्राफी का एक आइडिया आता है, हैगर स्टैंड का आइडिया, जो हम लोग बाद में बात करेंगे। इमेजिबिलिटी का आइडिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केविन लिंच का आइडिया। अब ये जो इमेजिबिलिटी का आइडिया है ये थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा, इस पर एक और क्वेश्चन एक बार और पूछा गया है। हमारे एक साहब हैं जिनका नाम है केनेथ बॉल्डिंग, इनका नाम जरा ध्यान से सुन लेना, केनेथ बॉल्डिंग, दिस इज केनेथ बॉल्डिंग, BOULDING, केनेथ बॉल्डिंग। इनका ये कहना था कि देखो ऐसा है, कोई भी चीज़ अगर मैं बोल करके बोलूँगा तो वो ज़्यादा इंटरप्रिटेटिव नहीं होता है, लेकिन अगर कोई चीज़ मैं इमेज के फॉर्मेट में दिखाऊंगा तो ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट करती है, ज़्यादा लोगों तक अपनी अपील कर लेती है। जैसे अगर मान लो मैं कोई एक फ़ोटो दिखाऊं, वो फ़ोटो देखने के बाद में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करने लगें। ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि आप डीमोटिवेटेड अगर हों तो आप मोटिवेटेड हो जाएं। ये जो बेसिकली एक स्टोरी होती है वो इमेज के फॉर्मेट में दिखा करके आपको मोटिवेट कर लिया जाता है। जैसे बचपन में, अब आप लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बचपन में जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो उस समय हम लोगों में एक कविता थी और उस कविता में एक पहलवान रहता है, और जो पहलवान का मतलब जो रेसलर है, रेसलर रहता है, और वो रेसलर बेसिकली गाँव में उसको कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन वो रेसलर बहुत अच्छा रहता है। और फिर उसके बाद से एक जगह पर दंगल होती है और उस दंगल में जब ढोल बजती है तो उस ढोल से, ढोल की जो आवाज़ आती है, वो ढोल की आवाज़ उसके लिए मोटिवेशन का काम करती है, और उस ढोल की आवाज़ की वजह से ही वो अपने आप को एक मैसेज देता है कि चलो ये जो ढोल की आवाज़ आ रही है उसका अपना एक मतलब है, और उस मतलब से फिर वो मोटिवेट होता है और फिर अल्टीमेटली वहाँ पर जो दंगल हो रही थी उस दंगल को उसने जीत लिया था। ये जो आइडिया होता है ये बिहेवियरल होता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को, बिहेवियर को अप्रोच कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को देख रहे हैं, परसीव कैसे कर रहे हैं। और ये आइडिया केनेथ बॉल्डिंग के द्वारा दिया गया था, इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है, केनेथ बॉल्डिंग का आइडिया ध्यान रखना है। सिमिलरली इसी तरीके से और भी तमाम हमें चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे इंटरव्यू के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से, फील्ड ऑब्जर्वेशन, कॉग्निटिव मैपिंग, सिमुलेशन, अलग अलग तरीके से हमें ये जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है ये देखने को मिल जाता है। एप्लीकेशन तो खैर पूरी ज्योग्राफी में, अर्बन ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंट, माइग्रेशन, हर जगह पर हमें देखने को मिलेगा। इसके अगर हम लोग क्रिटिकल मतलब कि इसकी क्रिटिक के बारे में बात करें तो देखो सेम वही चीज़ आ जाएगी, यहाँ पर ह्यूमन सब्जेक्टिविटी के बारे में आ जाएगा, रेशनल इकोनॉमिक बिहेवियर जो होती है उसको यहाँ पर जो एज्यूम किया गया था उसके ऊपर में आ जाएगा। तो ये जो बेसिकली यहाँ पर केसेस है उसके बारे में देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म वही है, जनरलाइजेशन को लैक करता है, इंडिविजुअलिस्टिक नेचर पर चला जाता है, और प्लस इसके अलावा डिफिकल्ट टू मॉडल बिहेवियर क्वांटिटेटिवली। यहाँ पर वही मॉडर्न सिग्निफिकेंस के बारे में देखेंगे तो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, GIS, मतलब जितने भी हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर परसेप्शन बेस्ड आइडियाज़ होते हैं, उन परसेप्शन के बारे में यहाँ पर बातें आ जाती हैं, और इसी वजह से ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है।
आगे बात करें तो इसमें जो थिंकर्स हैं उनका नाम तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, जैसे केल्विन लिंच का आइडिया हो गया। केल्विन लिंच का आइडिया जैसे इमेजिबिलिटी को लेकर के हो गया, और इसी में हम लोगों ने एक और बातें की थी, दैट इज केनेथ बॉल्डिंग का आइडिया। दिस इज केनेथ बॉल्डिंग का आइडिया, इनका नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है, केनेथ बॉल्डिंग का आइडिया। इन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी उसका नाम था मेंटल मैप इन द इमेजेस ऑफ सिटी। इसके अलावा हैगरस्टैंड का आइडिया टाइम ज्योग्राफी को लेकर के है। इसके अलावा लेवेंथल का आइडिया हो गया जो इंडिविजुअलिस्टिक अपीयरेंस को लेकर के है कि हमें क्या एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। प्लस इसके अलावा रेगनाल्ड गोलेट का आइडिया आ गया जो स्पेशल डिसीजन मेकिंग पर बात करता है। ये जो गोलेट का आइडिया ये तो कभी खैर पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी इन दोनों लोगों का नाम थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि अगर मान लो क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप स्किप ना करें। अब बिहेवियरल ज्योग्राफी और पॉजिटिविस्ट में आपस में देख लो क्या कंपैरिजन है। तो देखो पॉजिटिविज्म या जो क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी होती है ऑब्जेक्टिव होती है, रेशनल होती है और रेशनल इकोनॉमिक मैन होता है। बिहेवियरल ज्योग्राफी में पॉजिटिविज्म तो होता है लेकिन ये सब्जेक्टिव होती है, इमोशनल होती है और डिसीजन मेकिंग जो होती है वो इंडिविजुअलिस्टिक नेचर पे हमें देखने को मिल जाती है। जो पॉजिटिविस्ट है ये स्टैटिस्टिकल और मॉडल बेस्ड है, जबकि यहाँ पर कॉग्निटिव मैपिंग होती है, सर्वे होती है और क्वालिटेटिव मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। रेशनल ऑप्टिमाइजर होता है और यहाँ पर बाउंडेड रेशनैलिटी परसेप्शन बेस्ड बिहेवियर होती है। ये स्पेशल पैटर्न होती है, लॉ पर बेस्ड होती है, जबकि ये ह्यूमन एक्सपीरियंस और स्पेसेस पर बेस्ड होती है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा अब तक कि जो बिहेवियरल ज्योग्राफी है वो क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। आगे बात किया जाए ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का आइडिया आता है। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में, वैसे तो इसकी कंसेप्चुअल बेसिस को मैंने डिस्कस कर लिया था, हम लोगों ने ये बात किया था कि देखो जो बिहेवियरल ज्योग्राफी है ये बिहेवियरल ज्योग्राफी एक्चुअल में कैसे निकल करके आ रही है। ये निकल करके आ रही है पॉजिटिविज्म के आइडिया से। पॉजिटिविज्म का आइडिया था और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर हमें शेफर का आइडिया देखने को मिला था। शेफर का जो स्पेशल इंटरैक्शन का आइडिया है, इस स्पेशल इंटरैक्शन के आइडिया के बेसिस पर फिर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि हमारा क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन डेवलप हो जाता है। इस क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में ही हम लोग मॉडिफिकेशन के तौर पे हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि मॉडिफिकेशन के तौर पे हमें बिहेवियरल ज्योग्राफी देखने को मिल जाती है। ये बिहेवियरल एस्पेक्ट प्राइमरली जितने भी बाउंडेड रेशनैलिटी या फिर सेटिस्फायर प्रिंसिपल, कंसेप्ट ऑफ मेंटल मैप, इन सारी चीज़ों पर बेस्ड होता है। तो बिहेवियरल ज्योग्राफी का आइडिया हमें देखने को मिल जा रहा है। दूसरा जो आइडिया चल रहा था वो हमारा एरियल डिफरेंशिएशन का चल रहा था, जो कि हार्टशॉन के द्वारा दिया गया था। अब देखो ये जो हार्टशॉन का आइडिया था ये प्राइमरली किस चीज़ पर बेस्ड था, ये बेस्ड था हमारा कोरोलॉजी के ऊपर में। दिस इज कोरोलॉजी का आइडिया जो कि किसके द्वारा दिया गया है, ये हमारे कांत और हेटनर के द्वारा दिया गया है, हेटनर के द्वारा। और ये इन्फ्लुएंस हो रही है एरियल डिफरेंशिएशन। इस एरियल डिफरेंशिएशन पर ही जब हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऐड कर देते हैं तो ये जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शनलिज्म, कोरोलॉजी, जितनी सारी चीज़ें हैं मिला करके फिर अल्टीमेटली हमें ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी दे देता है। तो ये जो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी है ये प्राइमरली हम बोल सकते हैं कि एक तरीके का डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी है, जो कि बेस्ड किस चीज़ पर है, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन पे है। ये जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन है एक्चुअल में किस पर बेस्ड है, कोरोलॉजी पर बेस्ड है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि अगेन दिस वुड बी बेस्ड ऑन द कोरोलॉजी, यानी कि ये वही यूनिकनेस के बारे में फिर से अपनी पूरी की पूरी बात को लेकर के आ जाएगा। तो इसी के बारे में जो पूरा आइडिया है उसके बारे में जरा फटाफट यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। तो डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है। डेफिनेशन ये है कि परसेप्शन इन द ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी का एक ऐसा परसेप्शन है या पर्सपेक्टिव है जहाँ पर ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस, सब्जेक्टिविटी, मीनिंग और इमोशन के बारे में बात होती है। ये बेसिकली रिलेटेड विद द स्पेस और प्लेस को लेकर के है। ये जो डेवलपमेंट होती है 1970s में होती है और ये प्राइमरली जो पॉजिटिविस्ट या जो क्वांटिटेटिव अप्रोचेस थी उसके रिएक्शन के तौर पर डेवलप होती है और इसी को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी के बारे में बात हो रही है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गई, या इसी को हम लोग क्वालिटेटिव या फिर इसी को हम लोग क्रिटिकल रिवोल्यूशन भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्रिटिकल रिवोल्यूशन भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम किस चीज़ों पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम फिनोमिनोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, हर्मेन्यूटिक्स के बारे में बातें कर रहे हैं और हम लोग आइडियलिज्म के बारे में बातें कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि आखिर में हु इज़ द फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी के जो फादर है, फादर का क्या नाम है, तो फादर इसके ईफू शुआन। दिस इज ईफू शुआन, नाम क्या है इनका, ईफू शुआन। ये वही ईफू शुआन है जो यहाँ पर लिखे गए हैं। इसके अलावा और भी जोग्राफर्स हैं जैसे एडवर्ड रैल्फ का आइडिया हो गया, बुटमायर का आइडिया हो गया या फिर डेविड सिम्पसन का आइडिया हो गया। ये जो आइडियाज़ हैं ये की प्रोपोनेंट के तौर पे हमें देखने को मिल जाते हैं। ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, लेकिन हाँ आपको नाम तो एटलीस्ट पता होना चाहिए क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक और जोग्राफर यहाँ पर है जिनका नाम है क्रोकपोटिन, तो इनका नाम भी मैं लिख दे रहा हूँ और आप लोग याद कर लीजिएगा। दिस इज क्रोकपोटकिन। क्रोकपोटकिन, ये जो क्रोकपोटकिन का आइडिया है बेसिकली रशियन जोग्राफर्स हैं, ये रशियन जोग्राफर हैं और इन्होंने सोशल और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को इंटीग्रेट किया था। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, सो ही इंटीग्रेटेड पॉलिटिकल एंड सोशल पर्सपेक्टिव। सोशल पर्सपेक्टिव इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव।
क्या नाम है इनका, क्रोपोटकिन। अब देखो यहाँ पर जो बातें हो रही हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, यहाँ पर सेंस ऑफ प्लेसेस के बारे में बात हो रही है। सेंस ऑफ प्लेस का जो आइडिया किसने दिया था, ईफू शुआन ने दिया हुआ था, तो ये भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं। ये बेसिकली प्लेस के अटैचमेंट से रिलेटेड है। ये प्लेस का जो अटैचमेंट है इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेसलेसनेस का आइडिया। दिस इज प्लेसलेसनेस का आइडिया। टोपोफिलिया का आइडिया होता है, और इसके अलावा ह्यूमन जो मीनिंग होती है मेकिंग इन लैंडस्केप उसको लेकर के होती है। प्लेस एंड स्पेस का आइडिया, टोपोफिलिया का आइडिया, लाइफस्टाइल या जो इनसाइड आउटसाइड, ये जो पूरा नेचर है, ये पूरा जो आइडिया है प्राइमरली इसी से रिलेटेड हमें देखने को मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा जो हमें इसकी और डिटेलिंग है उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। जैसे जब हम ईफू शुआन के बारे में बात करते हैं तो ईफू शुआन ने प्राइमरली यहाँ पर 5 कंपोनेंट के बारे में बातें किया था। 5 कंपोनेंट, इस 5 कंपोनेंट में जैसे ज्योग्राफिकल क्राउडिंग हो गई, ओवर क्राउडिंग हो गई, प्लस ज्योग्राफिकल नॉलेज हो गया, क्राउडिंग हो गई, प्लस इसके अलावा जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट होती है, रिलीजन होती है, टोपोफिलिया का कंसेप्ट होता है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो जो सेंस ऑफ प्लेस का जो आइडिया है, ये सेंस ऑफ प्लेस का आइडिया प्राइमरली दिया गया था हमारे ईफू शुआन के ही द्वारा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में एक साहब है जिनका नाम है ग्वेल्का, GUELKA। ग्वेल्का का जो आइडिया है ये प्राइमरली इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात करता है। किसके बारे में, इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात करता है। प्लस इसके अलावा हम लोग बात करेंगे ले एंड सेनल्स का एक आइडिया आता है, ले एंड सेनल्स का आइडिया। ले एंड सेनल्स का जो आइडिया है ये ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफीज अलग अलग तरीके की, जैसे आइडियलिज्म, ओके, ये जितने भी यहाँ लिखे गए हैं, आइडियलिज्म हो गया, हर्मेन्यूटिक्स हो गया, एग्जिस्टेंशियलिज्म हो गया, फिनोमिनोलॉजी हो गई, इनके बारे में बात करता है। कौन है ये, ले एंड सेनल्स का आइडिया। ले एंड सेनल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार पूछा गया है इसलिए ध्यान रखना है। अब इसकी जो मेथोडोलॉजी है वो है क्वालिटेटिव, अगेन क्योंकि क्वालिटेटिव चेक्स के बारे में बात करेगा, इंटरप्रिटेटिव है, नैरेटिव है, प्लस इसके अलावा जो हमारा इंटरव्यूज़ वगैरह होता है उस पर बेस्ड होती है। प्लेस स्टडी को लेकर के, कल्चरल लैंडस्केप को लेकर के, इमोशनल ज्योग्राफी को लेकर के है। ये जो पॉजिटिविज्म और जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है उसको रिजेक्ट करता है, और यहाँ पर जो ह्यूमन वैल्यूज़ और एक्सपीरियंसेस हैं उसको प्राइमरली ये जगह देता है। काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाएगी, साइंटिफिक राइगर्स यहाँ पर काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरली ह्यूमन एस्पेक्ट को ही मेन फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर हमें लेगेसी जो देखने को मिल रही है वो है कल्चरल ज्योग्राफी की, इमोशनल ज्योग्राफी, और जितने भी हमारे स्पिरिचुअल आइडियाज़ वगैरह हैं उनको लेकर के। इनके जो ज्योग्राफर्स हैं उनका नाम ज़रा ध्यान रखिएगा, कौन कौन है, ईफू शुआन हो गए, इसके अलावा रैल्फ का आइडिया हो जाता है, बुटमायर का आइडिया हो जाता है, और जो हमारे सेमन का आइडिया है इसके बारे में आ गया। ज्योग्राफर का आइडिया यहाँ पर लिखा गया ईफू शुआन का आइडिया, जिसको हम लोग, ये हमारा हो गया फादर ऑफ, ये हमारे फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी भी हो गए, दिस इज़ फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी भी हो गए। और इसके अलावा हम लोग बोलेंगे कि जो प्लेसलेसनेस का जो आइडिया होता है, प्लेसलेसनेस का आइडिया या टोपोफिलिया का जो आइडिया दिया गया था, ये प्राइमरली इन्हीं के द्वारा दिया गया था। देखो टोपोफिलिया का आइडिया दिया गया है। रेल्फ के बारे में अगर बात करेंगे तो प्लेसलेसनेस का आइडिया जो एग्जिस्टेंशनलिज्म इनसाइड के बारे में है, ये भी है। इन्होंने बुक लिखी थी, इसका नाम है प्लेस एंड प्लेसलेसनेस, सुपर इंपॉर्टेंट बुक का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इसके अलावा बुटमायर का नाम हो गया। बुटमायर जो है, इन्होंने जो भी लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं और जो स्पेशल स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर लिंक किया था। सिमोन का जो आइडिया है ये प्लेस अटैच्ड और जो बॉडी रूटीन है, जो हम लोग बोलते हैं ना बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे शरीर की होती है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक को लेकर के है। अब जरा देखो इन तीनों में जरा डिफरेंसेस, हालांकि हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर ही लिया है, तो डिफरेंस में अब ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आइडियाज़ हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दे आर मच मोर, मतलब आपको ऑलरेडी ये सारी बातें क्लियर हो रखी होंगी, इसमें कुछ नया सच है नहीं। और वैसे भी हम लोग अपने लास्ट पोर्शन पर चल रहे हैं, दिस इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, 5 से 10 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगी अपनी जो क्लास है। अब जरा देखिएगा यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरल और जो पॉजिटिविस्ट आइडिया है। पॉजिटिविज्म के बारे में अगर देखें तो ये बहुत पहले 1840 में ही आई थी। 1840 में हमें डेवलपमेंट देखने को मिलती है। इसका जो आइडिया दिया गया था वो ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा दिया गया था। बिहेवियरल ज्योग्राफी का आइडिया 1960 से 1970 के बीच में देखने को मिलता है, और ये जो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी अगेन पैरेलली 1970 में ही ये भी देखने को मिल जाती है। ये जो हमारी पॉजिटिविज्म है ये इंपीरिकल एनालिसिस, पॉजिटिविज्म इस पर बेस्ड है, जबकि वही बिहेवियरल ज्योग्राफी ये सब्जेक्टिव तो है लेकिन ये बाउंडेड रेशनैलिटी पर बेस्ड है, यानी क्वांटिटेटिव रिलेशन और पॉजिटिविज्म पर बेस्ड है। लेकिन जो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी एकदम इंटायरली डिफरेंट एरियल डिफरेंशिएशन के आइडिया को लेकर के आती है। यहाँ पर लॉज परफॉर्म किए जाते हैं, जबकि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग और परसेप्शन पर बेस्ड होती है, जबकि ये प्योरली इमोशन और एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है। पॉजिटिविज्म में स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव टेक्निक है, सर्वे, मेंटल मैप, ये हमें बिहेवियरल में देखने को मिलता है, जबकि इंटरप्रिटेशन, नैरेटिव्स और इंटरव्यू होते हैं ह्यूमनिस्टिक में। ऑब्जेक्टिव और मेजरेबल होती है पॉजिटिव से साइंस, यहाँ पर परसेप्शन और कॉग्निशन पे होती है, जबकि यहाँ पर अटैचमेंट, लिव और जो हमारा मीनिंगफुलनेस होती है उसको लेकर के आ जाती है। प्रेडिक्टिव एंड जनरलाइज्ड स्पेशल बिहेवियर होती है, अंडरस्टैंड हाउ पीपल, मतलब खैर यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एग्जैक्टली है क्या चीज़।
अब हमारे पास एक लास्ट एस्पेक्ट देखने को मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं वेलफेयर ज्योग्राफी। वेलफेयर ज्योग्राफी का जो मेन अप्रोच है वो है कि आखिर में ये देखो, ये जो बिहेवियरल एस्पेक्ट होती है, इसी बिहेवियरल एस्पेक्ट का ही जो सोशल इनइक्वालिटी या सोशल प्रॉब्लम को स्टडी करने का जो तरीका होता है, बिहेवियरल एस्पेक्ट में सोशल प्रॉब्लम को स्टडी करने का जो तरीका होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेलफेयर ज्योग्राफी। यहाँ पर प्राइमली हम लोग बात करते हैं कि आखिर में हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड हाउ। दिस इज हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड हाउ। मतलब अगर कोई भी बेनिफिट अगर किसी को मिल रही है तो कब, कहाँ, कैसे मिल रही है। ये जो आइडिया है हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड हाउ, ये आइडिया दिया गया था बेनेट के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, इनका नाम अगेन बेनेट के द्वारा दिया गया था। बेनेट का नाम कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया हुआ है, तो बेनेट के द्वारा दिया गया था। बेनेट ने प्राइमरली ये बात किया था कि कोई भी अगर बेनिफिट या किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी अगर आ रही है तो उसको हम दूर कर सकते हैं। और प्राइमरली हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर में हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड हाउ, अगर ये इनइक्वालिटी भी है वो भी किस तरीके से, किसको और कैसे मिल रही है। तो डेफिनेशन के बारे में अगर बात करोगे तो डेफिनेशन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि वेलफेयर ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी का वो ब्रांच है जहाँ पर हम स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वेलबींग है और एक्सेस टू द रिसोर्सेज है, इसके बारे में बात करते हैं। इसका मतलब हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड हाउ, इसके बारे में बात करते हैं हम। टाइम पीरियड अगेन वही 1970s के आसपास में देखने को मिल जाता है और ये प्राइमरली पोस्ट क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के दौरान में डेवलप हुई थी, जो कि स्पेशल इनइक्वालिटी को ही क्रिटिसाइज कर रही थी। यहाँ पर ह्यूमनिज्म, सोशल जस्टिस, नॉर्मेटिव एथिक्स और इगैलिटेरियन सोशलिज्म, इन सब के बारे में बातें होती हैं। कोर आइडिया जो है वो यही है कि ज्योग्राफी को जितने भी तरीके की हमें मोरालिटी वगैरह होती है उसके थ्रू हमें यहाँ पर स्पेशल पैटर्न को हमें इवेल्युएट करना होगा, रादर दे अफेक्ट द पीपल्स वेलफेयर। कई सारे यहाँ पर ज्योग्राफर का नाम आ जाएगा, जैसे कि डेविड हार्वी का ही आइडिया हो गया, टाउनसेंड का आइडिया हो गया और डीएम स्मिथ का आइडिया हो गया। ये वही डीएम स्मिथ हैं जिन्होंने बिहेवियरल ज्योग्राफी में भी काम कर रखा है। बिहेवियरल ज्योग्राफी पर भी इनका हमें डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है, इस पर भी इन्होंने काम किया हुआ है, तो मेक श्योर कि ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो फोकस एरियाज़ हैं वो है सोशल जस्टिस को लेकर के। अगर हाउसिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, कहीं पर किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी है या फिर जो हमारी पॉवर्टी मैपिंग है, मतलब मैं बोल सकता हूँ एक तरीके से जितने भी सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ वगैरह होती हैं उन सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ के बारे में यहाँ पर हमारे बिहेवियरल ज्योग्राफी के द्वारा बात किया गया है। की कंसेप्ट है स्पेशल इक्वलिटी, सोशल इंडिकेटर, ह्यूमन वेलबींग और जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होती है। यहाँ पर हमारे पास में क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक आइडिया आ जाता है। दिस इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये बेसिकली जो आइडिया है, एक तो मेसारोविच पेस्टल के द्वारा दिया गया था, मेसारोविच पेस्टल के द्वारा दिया गया है, फॉरेस्टर एंड मीडोज़ के द्वारा भी दिया गया है, फॉरेस्टर एंड मीडोज़ के द्वारा भी दिया गया है। यहाँ पर इन दोनों लोगों में 5-5 पैरामीटर के बारे में बात की गई है। सिमिलरली इसी तरीके से बर्लिन सेंटर के द्वारा भी बात की गई है। दिस इज बर्लिन सेंटर के द्वारा भी बात की गई है। यहाँ पर 4 पैरामीटर दिया गया है। तो हम इकट्ठे बात करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में जब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पर मैं डिटेल में बात करूँगा कि आखिर में क्वालिटी ऑफ लाइफ होता क्या और आखिर में इन लोगों ने किस तरीके से अपने आइडियाज़ को डेवलप करके रखे हैं। जो मेथोडोलॉजी है वो अगेन क्वांटिटेटिव होगी। क्यों क्वांटिटेटिव हो रही है? क्योंकि अभी मैंने जस्ट बात किया कि देखो ये जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, ये वेलफेयर एस्पेक्ट बेसिकली ये हमारी बिहेवियरल एस्पेक्ट से ही निकल करके आ रही है। और जो हम लोगों ने देखा था बिहेवियरल एस्पेक्ट है, ये किस पर बेस्ड है? क्वांटिटेटिव रिलेशन पर बेस्ड है। तो चूंकि ये सारा डेवलपमेंट एक ही जैसे है, इसी वजह से हम लोग बोलेंगे ये कैसी है, क्वांटिटेटिव अप्रोच देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर क्वालिटेटिव अप्रोच का भी मिक्स देखने को मिलता है, क्योंकि ये सोशल पैरामीटर पर काम कर रहे हैं। तमाम एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ये जितने भी तरीके के इंडेक्सेस वगैरह होते हैं, ये सारा का सारा वेलफेयर ज्योग्राफी का ही पार्ट हो जाता है। अब जैसे अर्बन ज्योग्राफी में बात करोगे तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स हो गया, हेल्थ ज्योग्राफी में बात करोगे तो हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात करते हैं, पॉवर्टी के बारे में बात करोगे तो हम यहाँ पर कैपिटा इंडेक्स के बारे में बात कर लेंगे, सोशल पॉलिसी, रीजनल प्लानिंग, तमाम इस तरीके से इंडेक्स वगैरह निकाले जाते हैं जिसका हम लोग यहाँ पर वेलफेयर ज्योग्राफी में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका जो क्रिटिसिज्म वो यही है कि ई अपोज मतलब इस स्कूल ऑफ थॉट ने अपोज किया था वैल्यू न्यूट्रल स्टैंस को, पॉजिटिविज्म, क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी, नॉर्मेटिव इंटरवेंशन को इसने आर्ग्यू किया है। यहाँ पर आइडियलिस्टिक और नॉर्मेटिव पैटर्न के बारे में बात होती है। इसने स्ट्रक्चरल कॉज के ऊपर में लेस फोकस किया था, यानी कि जो कैपिटलिज्म है इट इज़ द प्राइम रीज़न फॉर द मिजरी, यानी एक्सप्लॉयटेशन का जो रीज़न है, मतलब कैपिटलिज्म जो है वो एक्सप्लॉयटेशन का एक मतलब कह लो कि बैकग्राउंड है, और इसी ने फिर अल्टीमेटली ये पूरी मिजरी को डेवलप किया हुआ है। तो ये हम लोगों ने देखा
यहाँ पर जोग्राफर का नाम ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, जैसे DM स्मिथ का आइडिया हो गया। इन्होंने अपनी एक जोग्राफी, ह्यूमन जोग्राफी या वेलफेयर अप्रोच, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी। इसके अलावा टाउनसेंड का आइडिया हो गया, जिन्होंने स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी के बारे में बात करके रखा है। डेविड हार्वी हो गई, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस करके रखा है। अब हम वापस से इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये कंपैरिजन हमारा पॉजिटिव ज्योग्राफी, वेलफेयर ज्योग्राफी और रेडिकल ज्योग्राफी को लेकर के है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी हम लोगों ने इस पर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर लिया। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो ज्योग्राफिकल थॉट का आइडिया था, ये हमारा होता है कंप्लीट। हम लोगों ने जितने भी इससे रिलेटेड आइडियाज़ थे, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म या फिर जो पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म का जो आइडिया है, सारे ये आइडियाज़ हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो कुछ भी होगा इसके अंदर से ही होगा, जो हम लोगों ने डिस्कशन किया उसी के अंदर से ही रहेगा। आपको करना ये है कि इसको बार बार रिवीजन करना है। अब इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक और पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आप लोगों को बुक्स देखने को मिलेंगी। तो हम लोग बुक्स जो है वो थोड़े थोड़े करके अलग अलग सेशंस में 10-15 मिनट के क्लासेस में देखेंगे, और हम लोग बुक उसी क्लास में ही याद भी कर लेंगे, ताकि एग्जाम में जब आपसे बुक्स को लेकर के क्वेश्चन आए तो आपको ना डाउट रहे, ना किसी तरीके की कोई दिक्कत रहे, और आप लोग भली भांति पूरी तरीके से आंसर को लिख पाएँ। तो ये हम लोगों ने पूरा हमारा डिस्कशन कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी के ऊपर में होगी। हम लोग पॉपुलेशन ज्योग्राफी को नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो अभी आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। उम्मीद है ज्योग्राफिकल थॉट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा, और सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। स्टिल अगर किसी को किसी भी तरीके का डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर ग्रुप में आप लोग ज्वाइन होकर के फिर वहाँ पर जो है आप लोग अपने डाउट पूछ लेना। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अपना डिस्कशन। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।